कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन चेन्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो मैग्नीशियम कैल्शियम आयंस हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो बायोलॉजी में भी आने वाले हैं। हमें पता है कि सेल इज़ दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बट वो सेल्स आखिरकार बनते किससे हैं? वो सेल्स बनते हैं इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स, इन्हीं ऑर्गेनिक आयन से, और उन्हीं सभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम बच्चों बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर आपको नहीं पता था तो हम आज इस बायोमोलिक्यूल्स के सेशन में सब कुछ अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनिषा शेखावत एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल नीट मार्वल्स। सो गाइज, आज के सेशन में बायोमोलिक्यूल्स बहुत फटाफट विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स हम जल्दी से कर लेंगे। बहुत कंसाइज होने वाला है बट कॉन्सेप्ट्स पूरे आपके क्लियर होंगे, ठीक है? तो विदाउट किसी देरी हम स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें बच्चों बायोमोलिक्यूल्स के, तो हमें पता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्टेन केमिकल से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स बोल रहे हैं। बट हमें ये पता कैसे चला कि हमारे अंदर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं? हमारे अंदर कौन से केमिकल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है, ये कैसे पता चला? हमारे अंदर लिपिड्स, प्रोटीन्स होते हैं, ये कैसे पता चला? तो बच्चों ये सब हमें पता चला थ्रू अ सीरीज ऑफ सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का एक छोटा सा ब्रीफ हम सबसे पहले आज के इस इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सारे ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबसे पहले हैं मेजरली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो ये बेसिकली पूरा हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा अमाउंट में कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसके अलावा जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं जिसे हम ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, बट जो हमारे मैग्नीशियम आयंस हो गए एंजाइम्स में, जो हमारे कैल्शियम्स हो गए बोन्स में, वो हो गया बच्चों हमारा इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो दोनों टाइप के हमारे केमिकल्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक भी एंड इनऑर्गेनिक भी। तो वो हो गए लिविंग सिस्टम में, और अगर वो लिविंग सिस्टम में है तो हम उसके आगे लगा देंगे बायो वर्ड, तो ये कहलाएंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो ये बच्चों जैसे कि हमने बात किया, हमें पता चला थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उसे में सबसे पहले आता है एलिमेंटल एनालिसिस। तो एलिमेंटल एनालिसिस में हमने क्या किया? प्लांट सेल्स को चेक करने के लिए हमने कुछ पत्ते ले लिए, हाँ जी यहाँ पर कुछ पत्ते ले लिए। एनिमल सेल्स को चेक करने के लिए कुछ लिवर सेल्स, लिवर का एक छोटा सा टिश्यू, लिवर का टुकड़ा ले लिया। अब दोनों को क्या करना है? दोनों को लेना है अलग अलग, एक में ही नहीं, अलग अलग। प्लांट को अलग से और लिवर को अलग से। जो हमारा पेस्टल एंड मोर्टार होता है ना, ऐसे जैसे चटनी वटनी बनती है घर पे, लैब में भी होता है वैसा, उससे हमने उसको पीसा अच्छे से। तो यहाँ पर हमने उसको कर लिया ग्राइंड इन अ पेस्टल एंड मोर्टार। बट यहाँ पर खास बात क्या है कि हमने उसको ग्राइंड किया विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या करेगा? जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जिन्हें हम बाद में बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, उनको अपने आप में डिसॉल्व करा लेगा। वो होंगे एसिड सॉल्युबल, वेरस कुछ मोटे मोटे जो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे वो एज अ थिक स्लरी घूमेंगे वहीं पे, ठीक है? तो ये चीज हमने ये एक बेसिकली लिक्विड पेस्ट टाइप क्रिएट कर लिया, जिसमें लिक्विड पार्ट भी है और थोड़ा स्लरी पार्ट भी है। तो वो चीज क्लियर हो गया। तो अब उसको सेपरेट भी तो करना है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमने यूज किया वो छन्नी होता है ना कपड़े वाला, वो। तो यहाँ पे एक मसलिन क्लॉथ ले लिया, मसलिन क्लॉथ को डाला किसी कंटेनर के ऊपर, उसके अंदर हमने डाल दिया जो स्लरी बनाया है अभी उसको, और उसको कर लिया अलग अलग। तो ऑब्वियसली जो लिक्विड पार्ट है वो निकल जाएगा एंड जो पेस्ट वाला पार्ट है, जो सॉलिड पार्ट है, वो ऊपर रह जाएगा। उनको हमने अलग अलग टर्म्स दिया है। दैट इज जो ऊपर रह गया उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर रिटेंटेट, और वो रिटेंटेट जो ऊपर रह गया वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहलाएगा। मतलब वो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे जो एसिड में घुल नहीं पाए, वेयर एज जो नीचे निकल गया अलोंग विद एसिड में घुल कर यहाँ पर, वो कहलाएगा एसिड सॉल्युबल पूल। उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर फिल्ट्रेट। अब ये रिटेंटेट एंड फिल्ट्रेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो गाइस ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ गया बिटवीन आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम दैट इज मेजॉरिटी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर देखी हमारे फिल्ट्रेट के अंदर, वेयर एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमारे जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने इस रिटेंटेट के अंदर देखे, और वो हम आगे देखेंगे भी कि किस हिसाब से वो डिफरेंशिएट हुआ, कौन से मॉलिक्यूलर साइज से ऊपर या नीचे वाले अलग अलग जगह पे सेपरेट हुए। तो उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले फिल्ट्रेट के बारे में।
दैट इज जो एसिड सॉल्युबल पूल था। तो यहाँ पर हम जैसे कि देखा कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आ गए थे, तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ गए थे छन कर नीचे, क्योंकि एसिड में डिसॉल्व हो पाए थे, तो एसिड के साथ छन के नीचे निकल गए। यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर वेट था अबाउट 18 से 800 डेल्टन। तो 18 से 800 डेल्टन वाले क्या हो जाएगा, हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, वो फिल्ट्रेट में आ जाएंगे और वो एसिड सॉल्युबल पूल में आ जाएंगे। तो ये एक पहला हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक मिल गया कि 18 से 800 डेल्टन इसका मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। तो ये हो गया फिक्स, एक्सेप्ट फॉर वन, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन आ गए, यहाँ पर हमें मिलेंगे अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स एंड शुगर्स, उसके अलावा काफी सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि ये सब तो मैम क्या है, मोनोमर यूनिट्स हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में सब चीजें से बिल्ड होके बनती हैं, ऐसे नहीं कि बहुत कुछ ऐसे बड़ा सा पड़ा होता है। बड़ा सा जो चीजें पड़ी होती है टिश्यूज, वो सेल से बनते हैं, सेल्स के अंदर केमिकल्स होते हैं जो पॉलीमर्स होते हैं, और वो पॉलीमर्स का बेसिक यूनिट होता है मोनोमर्स। जैसे प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड्स, उसी तरीके से हमारे जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन वगैरह, उनका बेसिक यूनिट है हमारे मोनोसेक्राइड्स, दैट इज ग्लूकोज। तो इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं, और हमारे डीएनए आरएनए के मोनोमर यूनिट्स कौन से, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो सारे के सारे मोनोमर यूनिट्स हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर आ गए। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये जो शुगर्स दिखा है, इसका मतलब है बच्चों ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह वगैरह। तो अब हम आते हैं सेकंड वाले पे, जो ऊपर यहाँ पर रह गया था, ये था हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल, दैट इज रिटेंटेट। तो इसे हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, और ये 800 डेल्टन से तो ऊपर इसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा ही, ये तो फिक्स है। अब इसके अंदर कौन से आ गए, अब इसके अंदर आ गए प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए एंड आरएनए, और पॉलीसेक्राइड्स। अब अगर हम यहां तक देखें, मतलब कहां तक, सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेक्राइड्स तक, तो हम देख पा रहे हैं ये सारे पॉलीमर्स हैं, किनके, इन सभी के। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट्स थी, उनको अगर हमने बिल्ड कर करके बड़ा कर दिया तो पॉलीमर आ गया, वो रिटेंटेट में रह गए। बट एक्सेप्ट फॉर वन, जो है हमारा लास्ट वाला, ये जो लिपिड्स हैं, ये होती तो बच्चों मोनोमर्स हैं, बट यहाँ पर क्या है कि ये आ गई हैं हमारे एसिड रिटेंटेट वाले फिल्ट्रेट में। ये फैट्स के जो मोनोमर हैं वो रिटेंटेट में आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीट में मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, तो इसको हम अच्छे से ध्यान से कान खोल के सुनते हैं। तो जो लिपिड्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट अगेन एक सिंगल इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल का कितना होगा, 800 डेल्टन से तो नीचे ही होगा, लेस देन 800 डेल्टन। बट मैम यहाँ पर फिर वो रिटेंटेट में कैसे रह गए, तो गाइज वो रिटेंटेट में इसलिए हो गए क्योंकि वो इंडिविजुअली अकेला प्रेजेंट नहीं है, वो झुंड में प्रेजेंट है, एक साथ इकट्ठा एग्रीगेट्स बनाकर, वेसिकल्स बनाकर प्रेजेंट है। अगर हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा यहाँ पर, अगर हम उसको अपने दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश करें, तो हम देख रहे हैं कि हमने उसको पीसा। अब जब हमने पीसा और उसको हम बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इमेजिन करने की कोशिश करें, तो हम देख पाएंगे कि एक सेल होगा ऑब्वियसली। अब जो जितने भी हमारे पॉलीसेक्राइड्स निकल रहे हैं, ग्लूकोज निकल रहा है, डीएनए आरएनए निकल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स साइड्स निकल रहे हैं, अल्टीमेटली टिश्यू की सेल्स में ही तो प्रेजेंट है। तो हम एक सेल के लेवल पर जाकर अब बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक सेल के लेवल पे जाकर बात करें, तो ऑब्वियसली सेल वॉल होगा सेल के बाहर, और क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। एक सेकेंड गाइस, ओके, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, हाँ जी। अब अगर सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही तो मेजर अमाउंट ऑफ पेप्टाइड्स, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कौन से हैं, हमारे फॉस्फोलिपिड्स। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में मेजर अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब कूटा हमने टिश्यूज को, तो हमने ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल को डिसरप्ट किया, तोड़ा, ताकि बाकी के जो इसके अंदर के केमिकल्स हैं वो बाहर निकल सके, उसको हम सेपरेट कर करके डिफरेंशिएट कर सके। उसी टाइम हमने सेल मेम्ब्रेन को भी ऑब्वियसली ब्रेक डाउन किया, और जब हमने सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन किया, तो उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, वो आपस में छोटे छोटे चिपक कर उन्होंने वेसिकल्स बना ली, और उन वेसिकल्स का होल टुगेदर अगर हम देखें तो ज्यादा बड़ा साइज होगा, बट इंडिविजुअल लिपिड का साइज 800 डेल्टन से कम होगा। बट वो एज इंडिविजुअल तो प्रेजेंट ही नहीं है, वो प्रेजेंट है बहुत बड़े बड़े वेसिकल्स की फॉर्म में, जो कि 800 डेल्टन से ज्यादा बड़ा है। इसी वजह से वो कहाँ आ जाता है,
इसी वजह से वो यहाँ पर रह जाता है, क्योंकि वो अकेला नहीं है, वो झुंड में प्रेजेंट होता है। और जो झुंड में प्रेजेंट होता है बच्चों, ऑब्वियसली उसकी बहुत ज्यादा पावर होती है, तो वो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता है। इसी तरीके से लिपिड भी छोटा होने के बावजूद भी बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये फॉर्म्ड वेसिकल्स की वजह से हो रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पे, जो कि है हमारे अमाइनो एसिड्स। तो अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो गाइस, अमाइनो एसिड्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जो प्रोटीन्स, उनके भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दैट इज ये है मोनोमर यूनिट फॉर हमारे प्रोटीन्स। तो अगर हम अमाइनो एसिड को डिटेल में देखें कि होते क्या है आखिरकार अमाइनो एसिड, तो सबसे पहले ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चरल वे में बनाया गया है। इसके कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि एक इसमें होगा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट, एक होगा इसमें एसिडिक ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट। ये सब होंगे एज सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, आप एक चीज को निकाल दो, उसकी जगह दूसरी चीज रख दो, वो एक सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो इसी तरीके से सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे ऑन द सेम कार्बन। उस सेम कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब सब्स्टिट्यूएंट वाला फंडा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट वाला फंडा ये है कि लेट्स इमेजिन ये कार्बन है हमारा और ये है लेट्स से मीथेन। तो यहां पर मीथेन में क्या होता है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा होता, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा होता और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगाया होता। बट यहाँ पे हमने कर दिए 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट। दैट इज एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने अमाइनो ग्रुप लगा दिया, एक हाइड्रोजन को हटाकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, एंड एक हाइड्रोजन को लगाकर एक वेरिएबल ग्रुप लगा दिया। वेरिएबल ग्रुप का मतलब क्या होगा? वेरिएबल ग्रुप का मतलब होगा कि वेरी कर रहा है ऑब्वियसली। तो अलग अलग अमाइनो एसिड में अलग अलग होगा। तो अमाइनो एसिड के जो फंडामेंटल केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो डिपेंडेंट होंगे इसी वेरिएबल ग्रुप पे, क्योंकि एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ ये वेरिएबल ग्रुप ही बना रहा है। बाकी 3 ये चीजें, दैट इज ये अमाइनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हाइड्रोजन ग्रुप, तो सेम ही है। उसके अलावा अगर हम देखें फंक्शनल ग्रुप की बात, तो ये दोनों कहने को तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट अमाइनो एसिड में, बट बाद में हम देखेंगे कि ऑब्वियसली अब जो अपनी प्रेजेंस वही शो करता है ना जो अवेलेबल हो, जो नॉन अवेलेबल हो वो इंसान अपनी प्रेजेंस शो ही नहीं करता है। उसी तरीके से ये अमाइनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जब हम बाद में इसका पॉलीमर दैट इज प्रोटीन बनाने की कोशिश करेंगे, पॉलीपेप्टाइड बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम पेप्टाइड हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे बाय अमाइनो एसिड चेन्स। तो जो पेप्टाइड हमारा बॉन्ड बनेगा तो ये और ये दोनों के दोनों हो जाएंगे इन्वॉल्व, तो इनकी प्रेजेंस नहीं बचेगी। इस वजह से इनके जो फीचर्स हैं, इनके जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सप्रेस नहीं होंगे, होंगे सिर्फ और सिर्फ इस आर ग्रुप के। ठीक है, तो इस आर ग्रुप में जो भी खास चीजें प्रेजेंट है वही इस अमाइनो एसिड के फीचर्स दे रहा होगा, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर हम इसे क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूएंट मीथेन बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक मीथेन ही था, मीथेन के 3 हाइड्रोजन हटाकर 3 अलग अलग ग्रुप लगा दिए। तो एक अमाइनो एसिड आपको क्लियर है। अब हम आते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप हमारे जो अमाइनो एसिड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिसाइड होंगे। तो बहुत तरीके के अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो आर ग्रुप है उसमें कौन से वेरिएबल ग्रुप्स, दैट इज हमारे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, और जो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उसी के बेसिस पे उसकी नेचर डिसाइड होगी। तो बहुत तरीके के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, बट हम कितना पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 20। ये 20 ही प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये जो 20 जो प्रोटीन्स में बनाने में इन्वॉल्व हैं, हम तो उन्हीं में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हम बेसिक देखें कि बेसिक जो 3 बताए गए हैं हमारी एनसीईआरटी में, तो अगर इसी स्ट्रक्चर में, यही स्ट्रक्चर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसमें ये जो आर ग्रुप है, पहले नंबर 1 इस आर ग्रुप को हटाकर क्या लगा देंगे? आर ग्रुप को हटाकर लगा देंगे H। तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा बच्चों हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन द मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। दूसरा हम लिखेंगे सेम, अब आर ग्रुप को हटा के हमने क्या लिख देना है? CH3। तो हमारा कौन सा अमाइनो एसिड बन गया? तो बच्चों हमारा बन जाएगा एलेनिन। उसके अलावा अगर हम आर ग्रुप को रिप्लेस कर दें विद CH3OH तो हमारा सेरीन अमाइनो एसिड बन जाएगा। ये 3 ही अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, काफी इजी है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, विदाउट किसी डिले।
अब हम आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड कैसे किया गया। क्लासिफिकेशन मतलब हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। जो 20 अमाइनो एसिड है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अब ये किसके बेसिस पे किया है हमने कि कौन से टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये एसिडिक इन नेचर हो सकते हैं। अब एसिडिक इन नेचर कैसे होंगे, जैसे कि हमने बात किया हाइड्रोजन का तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता ही नहीं है। NH2 ये वाला, COH ये वाला कहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा, बाद में जब हम पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाएंगे व्हाइल मेकिंग पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स तो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो सारी की सारी बात, सारी की सारी डिपेंडेंसी फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है इस वाले R ग्रुप पे। तो इस वाले R ग्रुप के ही बेसिस पे हम एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और हमारे जो एरोमेटिक ये सभी टाइप के अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे। तो अगर हमारे R चेन में प्रेजेंट है क्या, एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इन R चेन, तो हमें मिल जाएगा एक एसिडिक अमाइनो एसिड। अगर प्रेजेंट है एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप इन द R चेन तो हमें मिल जाएगा बेसिक अमाइनो एसिड। अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं तो दोनों ही तरह के चार्ज हो गए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, इस केस में मिल जाएगा हमें एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड। और अगर एक क्या प्रेजेंट है, हेट्रोसाइक्लिक चेन प्रेजेंट है, एक साइकिल प्रेजेंट है। साइकिल क्या होते हैं, जो हम एरोमेटिक वाले बनाते हैं या फिर नॉन एरोमेटिक वाले बनाते हैं, जो ऐसे क्लोज साइकिल्स होती हैं हाइड्रोकार्बन्स की, अगर वैसी साइकिल्स भी प्रेजेंट हुई तो वो भी हमें क्या मिल जाएंगे, साइक्लिक वाले अमाइनो एसिड्स। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन, किसके, हमारे न्यूट्रल वाले के। आर्जिनिन एंड लाइसिन जो कि हमारे नीट 20 में भी आया था, नीट 2020 में, वो है बेसिक वाले एग्जाम्पल। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड है हमारे एसिडिक वाले के एग्जाम्पल्स। तो ये सारे एग्जाम्पल, अब जितने भी एग्जाम्पल्स आपके, ऑब्वियसली हर अमाइनो एसिड आपको इस लेवल पे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो चीज, जो एग्जाम्पल, जो स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आपकी एनसीईआरटी में है वो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो वो सब आप ढंग से अच्छे से मेमोराइज करके जाएंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब हम बात करें कि जो NH2 है और COH ग्रुप्स हैं, ऑब्वियसली वो आयनाइजेबल इन नेचर होते हैं। अब इसी आयनाइजेबल प्रॉपर्टी की वजह से हमें खास स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम बोलते हैं बच्चे ज़्वेटर आयंस। अब हम अगर डिफरेंट पीएच पे हमारे अमाइनो एसिड को ले जाकर पटक दें तो क्या होगा, उसके NH2 एंड COH ग्रुप अलग अलग आयनिक फॉर्म दिखाएंगे। तो उसकी वजह से वो अलग अलग चार्जेस दिखाएंगे। अब वो अलग अलग चार्जेस दिखाएंगे तो वो अलग अलग एसिडिक या फिर बेसिक होते रहेंगे। वो चीज हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज दे गए बीच में जिसपे दोनों चार्जेस प्रेजेंट होंगे, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, ज़्वेटर आयन होंगे बोल रहे हैं। तो एक ऐसी केमिकल स्पीशीज, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कंटेन करेगा पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी आयनिक ग्रुप्स। तो वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि लेट्स से कि हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है गाइस, तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, तो लेट्स से कि इसका पीएच कैसा है, इसका पीएच है थोड़ा सा एसिडिक, हल्का हल्का एसिडिक है। अब एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में होता है अबंडेंस ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की कोई कमी नहीं है, तो प्रोटॉन्स की कोई छीना झपटी नहीं चल रही है। यहाँ पर भी आराम से NH के पास भी N वाले अमाइनो ग्रुप के पास भी आराम से 3 है। यहाँ पर हमारे जो एसिडिक ग्रुप है उसके पास भी आराम से 1 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन्स पूरे हैं। तो यहाँ पर इस वजह से क्या चार्ज आ रहा है इस मॉलिक्यूल पे, इस मॉलिक्यूल पे आ रहा है एक पॉजिटिव चार्ज सिर्फ। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट है। किसके लिए, इस वाले पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए। अब इसका क्या किया हमने, इसको उठाकर हमने फेंक दिया थोड़े से स्लाइटली बेसिक, मतलब बेसिसिटी बढ़ाए जा रहे हैं इसके आसपास के एनवायरनमेंट की। तो बेसिकली अमाइनो एसिड जिस लिक्विड में, जिस एनवायरनमेंट में फ्लोट कर रहा है उसकी हम क्या चेंज कर रहे हैं, पीएच चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पीएच बढ़ा दिया, दैट इज थोड़ा सा बेसिक कर दिया है। तो जैसे ही बेसिक किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटॉन्स की एनवायरनमेंट में कमी आना शुरू हो जाएगी और छीना झपटी शुरू हो जाएगी प्रोटॉन्स की। तो सबसे पहले छीन लिया जाएगा हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से उसका प्रोटॉन, उस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे अमाइनो नहीं एसिडिक ग्रुप से, तो एसिडिक ग्रुप के पास हमारे नेगेटिव चार्ज आ गया, अमाइनो ग्रुप के पास तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ही है। इसी फॉर्म को, इसी केमिकल स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, ज़्वेटर आयन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों तरह के चार्ज हैं। तो ये ओवरऑल एक न्यूट्रल
मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पर चार्जेस डिवाइडेड हैं, ये चीज क्लियर है आपको। तो यहाँ पर ये ज्विटर आयन हो गया। अब ज्विटर आयन वाली फॉर्म के बाद भी इसकी पीएच को थोड़ा और बढ़ाया गया, दैट इज और बेसिसिटी की तरफ गए हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पड़ा हुआ था अमाइनो ग्रुप के पास H, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, वो प्रोटॉन भी छीन लिया जाएगा और वहां पर वापस से नेगेटिव चार्ज सिर्फ मेंटेन हो जाएगा। तो ये है हमारा ज्विटर आयन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज काफी बार आया भी है। तो अगर हम बात करेंगे साइड चेन के बेसिस पे, दैट इज आर ग्रुप के बेसिस पे, कैसे कैसे हमने क्लासिफाई किया है हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको, तो सबसे पहले सल्फर कंटेनिंग होंगे। सल्फर कंटेनिंग कौन से होंगे, मतलब आर ग्रुप के अंदर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका एग्जांपल है सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। उसके अलावा होंगे एल्कोहलिक, मतलब OH प्रेजेंट है हमारे आर चेन में, तो थ्रियोनिन, टायरोसिन एंड सेरीन ऐसे है अमाइनो एसिड्स हैं। एरोमेटिक चेन मतलब जो हमें एरोमेटिक चेन्स होती हैं, जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक चेन है, तो ऐसे ही कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो साइकिल को एरोमेटिक बनाती है। उसी तरीके से अगर एरोमेटिक चेन, कोई भी एरोमेटिक साइकिल हमारे आर चेन में प्रेजेंट हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड, जिसके एग्जांपल है फिनाइलएलनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। उसके अलावा हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है, मतलब साइकिल तो है बट वो एरोमेटिक नहीं है, वो हो गया एग्जाम्पल हिस्टिडीन, प्रोलीन एंड ट्रिप्टोफैन। ओके गाइस, तो अब हम आ जाते हैं कि किसके बेसिस पे, दैट इज सिंथेसिस ऑन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे हमने कैसे क्लासिफाई किया। तो हमने यहाँ पर 3 तरीके की अलग अलग क्लासिफिकेशंस देख ली हैं अमाइनो एसिड्स की। तो हम यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या वो सिंथेसाइज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, उसके बेसिस पे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का। अब इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, आप लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। आप लोग सोचते हो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होंगे जो हमें चाहिए, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होंगे जो हमें नहीं चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों तरीके के अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को बिल्कुल चाहिए है, वो कंप्लीटली एसेंशियल है फॉर आर ग्रोथ, फॉर प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, फॉर आर बिल्डिंग ब्लॉक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। बट यहाँ पर जो डिफरेंस है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, जो टर्म है वो जो थोड़ी सी मिसगाइडिंग है, वो किसके लिए है, वो है हमारी डाइट के लिए। जो एसेंशियल वाले हैं वो हमारी डाइट में होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी उनको नहीं बना पा रही है, और जो चीज हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है उसे हमें बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। बाहर से सप्लाई करने का एक ही तरीका है, थ्रू आर डाइट। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें हमारे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो अमाइनो एसिड्स वो प्रोटीन्स बनाएंगे जो हमारी बॉडी में ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है वो बन सके, क्योंकि बॉडी खुद उनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है। इसी वजह से वो एसेंशियल इन डाइट है, ना कि एसेंशियल इन बॉडी। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मतलब हमारी डाइट में वो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करें, तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हो गए जो हमारी बॉडी खुद मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो खुद मैन्युफैक्चर कर लेगी तो बाहर से उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो नॉन एसेंशियल, दैट इज डाइट में ना भी प्रेजेंट हो तो चल जाएगा। तो ये हो गया एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल का बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एसेंशियल हो गए cannot be synthesized in our body, that's why हमें सप्लाई करना है थ्रू आर डाइट। नॉन एसेंशियल कौन से हो गए, कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, दैट्स व्हाई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी थ्रू आर डाइट। चलिए, तो अब हम मूव ऑन करते हैं, जो हमारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स हैं जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स बनाएंगे उसके बारे में डिस्कशन पे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन्स सबसे पहले आखिरकार है क्या, तो गाइस प्रोटीन्स हैं पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स है गाइस पॉलीपेप्टाइड्स, दैट इज जो पेप्टाइड छोटे छोटे या तो पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, मतलब छोटे छोटे जो पेप्टाइड्स बन रहे हैं वो बहुत सारे। तो यहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक साथ हम ला रहे हैं तो पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या है, एक बॉन्ड है बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पर वो होंगे लीनियर चेन्स ऑफ पेप्टाइड्स जॉइंड बाय क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड अब कैसे बनता है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, यहाँ पे। अच्छा, तो यहीं पे, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने लिए 2 अमाइनो एसिड्स, 2 सेपरेट अमाइनो एसिड्स। तो हमने क्या बात किया कि एक साइड क्या प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, एक साइड क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है।
यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है इसका, यहाँ पर इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर दूसरा अमाइनो एसिड, दूसरा मतलब सेकेंड अमाइनो एसिड आ गया, उसका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब इन दोनों के बीच में हमें कराना है क्या, बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कराना है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए हमें थोड़ा सा क्या चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए, कुछ चीज निकालनी पड़ेगी तभी इनके बीच में दोस्ती हो सकेगी। और वो चीज क्या है, वो चीज है बच्चों वाटर। तो अगर हम वाटर निकाल देंगे तभी हम आराम से यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बना पाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यहाँ से निकाला गया है OH, यहाँ से हमने जो NH2 है यहाँ से निकाल लिया है एक H, तो ऑब्वियसली H2O निकल गया है। अब H2O निकल गया है तो देखते हैं बचता क्या क्या है, इसको गायब होने दो एक बार। ओके गायब। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, तीन चीज निकल गई, बचता क्या है, बचता है ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप। तो अब हम इसको कर लेते हैं आपस में ज्वाइन और बीच में लगा देते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर इस साइड वाला है हमारा अमाइनो एसिड नंबर 1 और इस साइड वाला है हमारा अमाइनो एसिड नंबर 2 और उनके बीच में है ये पेप्टाइड बॉन्ड जो हमने फ्रेश अभी अभी बनाया है बाय रिमूवल ऑफ अ वाटर। तो इस साइड हम देख पा रहे हैं कि अमाइनो ग्रुप आ गया, दैट इज इस साइड यहाँ पे अमाइनो ग्रुप आ गया, वेयर एज इस साइड हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया। तो इसे हम गाइस बोलते हैं एंड टर्मिनल ऑफ एनी प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि चेन्स बनेंगी तभी तो ऐसे टर्मिनल्स आएंगे। अब यहाँ वाले बीच वाले सारे के सारे क्या हो गए, हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हो गए ऑक्यूपाई। कैसे, यहाँ पे इसने भी अपना लूज कर दिया कुछ पार्ट, यहाँ पे इसने भी अपना कुछ पार्ट लूज कर दिया, तो उन्होंने अपना जो फंक्शनैलिटी है वो लूज कर दिया। तो इनका कोई भी रोल नहीं होगा थ्रू आउट द चेन। बीच में जितने भी प्रेजेंट होंगे NH2 NCOH वो इन्वॉल्व हो गए हैं इन मेकिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो साइड वाले दैट इज टर्मिनल वाले ही बचे हैं, C टर्मिनल वाला कार्बोक्सिल, N टर्मिनल वाला अमाइनो ग्रुप। इसी वजह से हम बोलते हैं कि कुछ खास हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इन फंक्शनल ग्रुप से नहीं मिलता। सारा का सारा जो नेचर है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो R ग्रुप पे डिपेंड हो जाती है हमारे अमाइनो एसिड्स की, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ NH2 एंड COH है इन्वॉल्व इन मेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ऐसे कुछ पेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स आपको क्लियर हो गया। तो ऐसे ही अगर पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे हैं सेम अमाइनो एसिड में तो हम उसे एक होमोपॉलीमर बोल देंगे। बट ऐसा तो कभी भी नहीं होता है, कोई भी ऐसा प्रोटीन हमें मिलता नहीं है खास कि जिसमें एक ही अमाइनो एसिड बार बार रिपीट हो रहा हो। तो अगर बार बार रिपीट हुआ होता तो उसे हम बोलते हैं होमोपॉलीमर, जो कि नहीं हो रहा है। इनफैक्ट क्या हो रहा है, जैसे कि एलेनिन 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 एलेनिन, ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, एसिड एलेनिन सिस्टीन ग्वानिन, हमारा आइसोल्यूसिन सेरीन, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक साथ, ओके ग्लाइसिन था, तो एक साथ पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच हो रहे हैं। तो इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि एक प्रकार की यूनिट बार बार रिपीट होने की जगह डिफरेंट टाइप की यूनिट्स आकर अटैच हो रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। इसी वजह से इसे हम एक हेट्रोपॉलीमर बोल दे रहे हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि प्रोटीन्स क्या है, होमोपॉलीमर या फिर हेट्रोपॉलीमर, तो आप आंसर देकर आएंगे प्रोटीन्स आर एब्सोल्युटली हेट्रोपॉलीमर्स ओनली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो डिफरेंट एग्जांपल्स दिए मैं आपकी एनसीईआरटी में। तो जैसे ही हम देख पा रहे हैं कोलेजन क्या होता है, जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जैसे कि हमारी स्किन के सेल्स में भी जो नीचे मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है हमारा जो प्रोटीन्स डाइजेस्ट करेगा। इंसुलिन हमें पता है जो ग्लूकोज के लेवल्स मेंटेन करता है, एक हार्मोन जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन करता है। एंटीबॉडीज हमें पता है बाहर के जो पैथोजेंस हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स एंटर होते हैं बॉडी में, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। रिसेप्टर्स मतलब जैसे हमें पता है बॉडी में जो मैसेजिंग होती है, आपस में जो बातचीत होती है बॉडी में एक सेल से दूसरी सेल के बीच में, वो सेल सिग्नलिंग से होती है। मैसेजेस सिग्नल्स भेजे जाते हैं और वो रिसीव करने वाला एक रिसेप्टर होता है। तो वो रिसेप्टर भी क्या होंगे, प्रोटीन्स ही होंगे, जैसे कि सेंसरी रिसेप्शंस करने वाले, स्मेल टेस्ट करने वाले वगैरह वगैरह। उसी तरीके से GLUT4 जो क्या है एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो हमारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा देता है ब्लड से इनटू द सेल्स। जो सेलुलर टेकअप होता है वो ये GLUT4 कराता है। तो ये जो एक ट्रांस मेम्ब्रेन है ये भी एक प्रोटीन है ग्लूकोज का सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कराने वाला। और यहाँ से इस टेबल से आपकी नीट 2019 में क्वेश्चन आया है, तो आपको हर एक चीज अलॉन्ग विद इट्स फंक्शन, और वो क्या है, वो ये सब हैं प्रोटीन्स। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तब हम किस पे आ गए हैं, मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन्स हैं गाइस एनिमल वर्ल्ड एंड एंटायर बायोस्फीयर का
उसके बारे में बात करते हैं। तो एनिमल वर्ल्ड में कौन सी हो गई, एनिमल वर्ल्ड में हो गई बच्चों कोलेजन। तो कोलेजन बहुत ज्यादा अबंडेंस में प्रेजेंट है एनिमल्स में, वेरस पूरे के पूरे बायोस्फीयर में कौन प्रेजेंट है, वहां पर प्रेजेंट है रूबिस्को, जो कि हमें पता है एक एंजाइम है जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा था। तो वो क्या हो गया, होल बायोस्फीयर में हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट्स में है, उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं उनमें भी प्रेजेंट है। इस वजह से मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हो गया ऑफ एंटायर बायोस्फीयर। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हैं स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स ऐसे ही नहीं प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन ना अलग अलग लेवल पे उनका ना ग्लो अप चल रहा होता है, ऐसे स्टार्ट होती हैं ऐसे ही छोटे छोटे से मरी हुई, बट वो बहुत ऐसे सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स ले लेती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम प्राइमरी लेवल से, ऑब्वियसली छोटे लेवल से ही शुरू करेंगे ना। तो प्राइमरी लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं सेकेंडरी लेवल पे, फिर हम जाते हैं टर्शरी एंड क्वार्टररी लेवल पे। तो जो 3D स्ट्रक्चर है गाइस, मतलब ऑब्वियसली प्राइमरी लेवल पे उसके पास क्या होगा, लेंथ होगा, सेकेंडरी लेवल पे उसके पास क्या आ गया, थोड़ा सा विड्थ वगैरह आ गया, बट जो थर्ड डायमेंशन है एक प्रोटीन को वो मिलता है टर्शरी स्ट्रक्चर पे। और जो टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं गाइस, वही होते हैं एक प्रोटीन के फंक्शनल, दैट इज प्रोटीन जो भी फंक्शनल प्ले करती है वो अपने मोस्टली टर्शरी स्ट्रक्चर्स में ही करेगी, कुछ केसेस में क्वार्टररी स्ट्रक्चर में भी करती है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारे फंक्शन इसी फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो 3D स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर, वही कॉरेस्पॉन्ड करेगा मेजरली टू द फंक्शंस। अगर हम स्टार्ट करें विद द प्राइमरी स्ट्रक्चर, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर है क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब जो मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर होगा हमारे प्रोटीन्स का, जैसे कि हमने बात की कि अमाइनो एसिड्स ऐसे अटैच होकर विद द हेल्प ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड हमें प्रोटीन्स देंगे, तो वही उतना ही प्रेजेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स की प्रेजेंस होती है यहाँ पर, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, लीनियर सीक्वेंस मतलब एक लंबी लाइन में अमाइनो एसिड लग गए विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, उसी वजह से हमें क्या मिल गया, उसी वजह से हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स मिल गया। और कुछ इस तरीके से जैसे कि हमने देखा एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। बट यहाँ पर प्रोटीन ऐसे ही सीधी सीधी ऑब्वियसली नहीं प्रेजेंट होगी, ये भी थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इसी वजह से ये राइट हैंड हेलिक्सेस फॉर्म करती है। तो ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के, सीधी एक लॉन्ग चेन नहीं होगी ऑब्वियसली। तो एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से जो याद रखने वाली है, प्रोटीन के सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्सेस होते हैं, तो ये बात याद रहेगी। तो यहाँ पर एन टर्मिनल हो गया, यहाँ पर सी टर्मिनल हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर से हम डन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली थ्रेड को हेलिक्स में फॉर्मेट कर दिया है, इस वजह से हमें मिल गया है, और राइट हैंडेड स्ट्रक्चर्स ही हमको मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं एक लेवल अबव, जो कि है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अब दो टाइप के होते हैं, या तो वो हो सकता है एक अल्फा हेलिक्स, जो कि हमारे ऐसे 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 वाले स्ट्रक्चर्स हैं, एक हेलिक्स बना हुआ है। अब यहाँ पर कौन से बॉन्ड ऐड हो जाते हैं, यहाँ पर हमारे पेप्टाइड बॉन्ड से, अब पेप्टाइड बॉन्ड्स में आपस में एक चेन दे दिया, अब वो आपस में घूम घूम के कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐड हो जाए तो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हमको मिल जाएंगे। सबसे पहले अल्फा हेलिक्स मिला, जो कि एक राइट हैंडेड रोटेशन है, एक हेलिक्स है स्पाइरली कोल्ड चेन का। तो स्पाइरली कोल्ड तो है ही वो चेन, ऊपर से उसका हेलिक्स भी बन रहा है। ठीक है गाइस, तो ये बात तो डन है कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है, बीटा प्लेटेड शीट्स, मतलब ऐसे 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 शीट्स बन जाती हैं फोल्डिंग्स की वजह से। यहाँ पर भी आपस में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ये बात क्लियर, उसी वजह से बीटा प्लेटेड शीट्स मिलेंगी। तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रोटीन्स की आके आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये बात हो गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्सेस या बीटा प्लेटेड शीट्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, एक और लेवल अबव हमारी प्रोटीन्स जब जाती हैं तो वो है गाइस हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ये, मतलब सारे के सारे फंक्शंस प्रोटीन के इसी लेवल पे होते हैं, चाहे वो एज एंजाइम हो, चाहे वो एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन हो, चाहे वो एज एंजाइम, ओके एंजाइम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंजाइम, ट्रांस मेम्ब्रेन या फिर और कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोटीन्स का फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो ये लॉन्ग प्रोटीन्स की जो चेन्स हैं, जो सेकेंडरी लेवल तक फोल्ड हो चुकी थी, हेलिक्सेस बन चुके थे,
मेटाप्लेटेड शीट बन चुकी थी, वो आपस में ऐसे ऐसे हो जाएंगी, मतलब ऐसे गोल गोल हो जाएंगी एज अ वुलन बॉल। तो जैसे वुलन बॉल हमने देखी है, ऐसे लॉन्ग थ्रेड को ऐसे ऐसे लपेट दिया जाता है तो गोल गोल स्ट्रक्चर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दे देता है। तो उसी तरीके से हमें क्या मिलता है, लाइक अ वुलन बॉल, अगर अपने आप में ही प्रोटीन आपस में फोल्ड हो जाए आफ्टर फोल्डिंग इनटू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो हमें को वो दे देगा क्या, एक 3D कॉन्फर्मेशन दे देगा। और अगर हम एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो मायोग्लोबिन का एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में है। तो यहाँ पर कौन सी और इंटरेक्शंस ऐड हो जाएंगी, कुछ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस वगैरह ऐड हो जाएंगी, उस वजह से गोल टू गोल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम आ गए हैं टर्शियरी लेवल तक, और जैसे कि हमने देखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये, क्योंकि यहाँ पर ही फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोटीन्स हमें देखने को मिलती है। अब हम आ गए क्वार्टनरी लेवल तक। अब क्वार्टनरी लेवल पे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स अकेले नहीं होते। पॉलीपेप्टाइड्स, अब जैसे कुछ प्रोटीन्स हैं जो क्या होती है, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड से बनी होती हैं, और वो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स की जो अरेंजमेंट है वो होगी कैसे, आपस में स्टैक होकर, लाइक ऐसे 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 ऐसे, मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं। वो क्या होगा, वो होगा क्वार्टनरी लेवल। अगर क्वार्टनरी लेवल पे होंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक पॉलीपेप्टाइड नहीं बचेगा, मल्टीपल, दैट इज असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाएगा। ऐसा होता है क्या, बहुत सारे प्रोटीन्स में होता है। आपकी बॉडी में भी एक जो बहुत ज्यादा मेजर प्रोटीन प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, वो भी ऐसा ही है। जल्दी जल्दी गेस करके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते जाओ, इतने मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर जो मैनर है पॉलीपेप्टाइड जो आपस में रखे जाते हैं, उस आर्किटेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उस आर्किटेक्ट को हम क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। यही एग्जैक्ट लाइन दी गई है आपके एनसीईआरटी में। तो जो आर्किटेक्ट ऑफ प्रोटीन हो गया वो क्वार्टनरी लेवल हो गया। एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल है गाइस, हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो हमारा प्रोटीन है वो एक सिंगल इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड से नहीं, वो 4 पॉलीपेप्टाइड के ग्लोब्यूल्स को आपस में ऐसे कुछ स्टैक करके बनाया गया है। और ऐसे कुछ जब स्टैक किया है तो हमें देखने को मिला है, तो दो तो एक ही तरीके की चेन्स हैं, दो दूसरे तरीके की चेन्स हैं। तो आपस में क्या हो गई, एक टाइप की चेन को हमने बोल दिया अल्फा, दूसरे टाइप की चेन को हमने बोल दिया बीटा। तो हमें यहाँ पर 2 अल्फा चेन्स स्टैक्ड मिल गई और 2 बीटा चेन्स स्टैक्ड मिल गई, और इन्होंने हमें क्या दे दिया, इन्होंने हमें दे दिया एक हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट होती है, 2 एक प्रकार की, 2 एक प्रकार की, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने जस्ट एक सेकेंड गाइस, आप ये इतने जल्दी जल्दी से रीड करो एक बार। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चरल लेवल्स हैं प्रोटीन्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टररी, अच्छे से देख लिया है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एंजाइम्स। तो अब एंजाइम्स कहाँ से आ गए मैम, कौन सी सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी की सीक्वेंस दी गई है हमें थोड़ी सी ऊपर नीचे है, हम उसे ऑब्वियसली फॉलो नहीं करेंगे, हम जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको एक सीक्वेंस में करते जाएंगे। तो जैसे कि हमने सबसे पहले अमाइनो एसिड देखे, अमाइनो एसिड्स मिल मिल के हमें प्रोटीन्स देते हैं, तो फिर हमने प्रोटीन्स देखे। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, सॉरी एंजाइम्स नहीं, अमाइनो एसिड्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं हमारे जो प्रोटीन्स हैं वही मोस्टली, कुछ एक आधा एंजाइम अलग टाइप का भी होता है, वो हम देखने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट अब एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस अगर हम एंजाइम्स डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू। जो क्या होंगे, जो होंगे गाइस आरएनए। तो कुछ हमारे जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, राइबोजाइम्स हो सकते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ आरएनए। तो जो राइबोसोम होगा वो किससे बनेगा, वो बनेगा न्यूक्लिक एसिड से, आरएनए से। तो ये बात क्लियर। अब जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं गाइस वो कैटलाइज कर रहे हैं ऑब्वियसली रिएक्शंस को। अब कैटलाइज क्या है, कैटलाइज है जैसे कि आप चल रहे हैं तो आप बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, मतलब कितना 10 मिनट में आप कहाँ जाएंगे, 500 मीटर चले जाएंगे। बट लेट्स से अब आप बैठे हैं बाइक वगैरह पे, मतलब आप बहुत फास्ट ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप कुछ 5 मिनट में बहुत दूर चले जाएंगे। तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका स्पीड, जहां पर आप कैटलाइज्ड वे में मूव कर रहे हो। यही चीज अगर सेम हम कर दें एक रिएक्शन के साथ, जहां पर एक रिएक्शन में एक हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बहुत स्लो स्लो, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया क्या, एक बाइक जैसा कैटलिस्ट। जब हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो बहुत फास्ट स्पीड में, बहुत जल्दी जल्दी
रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन होने लग गया। इसे ही हम कैटलिस्ट बोलते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन कैटलाइज हो गया है। तो यहाँ पर आपको होपफुली ये जो कैटलाइज का मीनिंग है वो समझ में आ गया हो। तो ये जो कैटलाइज कर देंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस को, तो जितने भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोल रहे हैं। अब ये सारे के सारे जितने भी हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज करेंगे वो बिना खुद को यूटिलाइज किए, मतलब खुद उनके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो जैसे ही एंटर हुए थे एक रिएक्शन में उसी तरीके से वो एग्जिट होंगे, बस वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बहुत फास्ट कन्वर्ट कर देंगे। वो खुद केमिकली फिजिकली सेम टू सेम रहेंगे स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। तो वो सेम रहते हैं और बहुत ज्यादा फास्ट कर देते हैं रिएक्शन को एज कंपेयर टू द नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शंस। जैसे कि हमने देखा प्रोटीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होती हैं, और प्रोटीन्स के ही एंजाइम्स बने हैं तो वो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होंगे और टर्शरी फॉर्म में ही वो फंक्शनल होंगे। तो ये बात आई होप आपको क्लियर है कि प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शरी होगा। अब अगर हम बात करेंगे टर्शरी फॉर्मेट में वो फंक्शनल होगा, तो हमने बात किया था टर्शरी तो ऐसे ऐसे मुड़ा मुड़ा वूलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो हाँ जी, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। और जब वो ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा होता है तो कुछ ऐसे क्रिविसेस एंड पॉकेट्स बन जाते हैं। ऑब्वियसली ऐसे ऐसे कुछ मुड़ा है तो लेट्स से यहाँ पे क्रिविक्स, यहाँ पे एक पॉकेट बन गया। अब इसी पॉकेट को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक्टिव साइट बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं पर आकर हमारा सबस्ट्रेट फिट होगा और वो कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये एक्टिव साइट हो गई क्योंकि यहीं पर सारी एक्टिविटी हो रही है, यहीं पर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगा, जो केमिकल रिएक्शन होगा वो यहीं पे हमारा टेक प्लेस करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे क्रिस क्रॉसेस की वजह से क्या मिल गए, क्रेविसेस एंड पॉकेट्स मिल गए, जो हम क्या बोल रहे हैं, कुछ सब के सब क्रेविसेस हम नहीं बन जाते हैं एक्टिव साइट्स, कुछ खास जहां पर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो किसकी वजह से होंगे, कुछ खास जो अमाइनो एसिड उस जगह पे प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से कुछ खास एक्टिव साइट जो प्रेजेंट होंगी वही हमारी क्या कहलाएंगी, वही हमारे कहलाएंगे एक्टिव साइट्स, और वहीं पर आकर सबस्ट्रेट अटैच करेगा। तो सब एक्टिव साइट क्या हो गई, वहां पर आकर सबस्ट्रेट फिट करेगा और एंजाइम्स जो है एक्टिव साइट की मदद से रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे। अभी रिएक्शन रेट आखिरकार बढ़ता कैसे है वो हम देखेंगे जल्दी से, बट हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो हमारे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं ये डिफरेंट कैसे हैं एज कंपेयर टू जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। अब इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या है, जितने भी लेट्स से कि मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम आयन कुछ हमारे रिएक्शंस को तेज करता है, तो जितने भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोलते हैं। अब इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और हमारे एंजाइम जो कि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं उनमें फर्क ये है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट किसी भी स्टेट में काम कर लेगा, बट ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बहुत ज्यादा पिकी है, यहाँ पर उसे चाहिए बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस, बहुत ज्यादा ऑप्टिमम कंडीशंस, और वही ऑप्टिमम कंडीशंस क्या करेंगी, उसको उसकी एक्टिविटी को इंटैक्ट रखेंगी, अदरवाइज क्या होगा, खराब हो जाएगा हमारा एंजाइम। तो अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट can work very efficiently at higher temperature and pressure as well, but उसके कंपैरिजन में एंजाइम को अगर हम रख दें हाई टेम्परेचर पे तो जैसे लूज ढीला ढाला दैट इज डी नेचर वहीं की वहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर वो डैमेज हो जाएगा और डी नेचर हो गया। तो एक बात मैं आपसे अब कॉन्सेप्चुअली पूछ रही हूँ कि यहाँ पर सारा का सारा माजरा, मतलब सारा का सारा काम, ये जो क्रेविसेस, ये जो एक्टिव साइट्स बनी है किस लेवल पे, टर्शरी लेवल पे वो एक्टिव साइट बन रही है, तभी जो बॉन्ड्स वहां पर बन रही हैं उसी वजह से सारा एक्टिविटी हो रहा है। बट लेट्स से कि यहाँ पर हो गया डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन सिंपल भाषा में क्या है कि जो सीधी चेन को हमने मोड़ तोड़कर एक सुंदर स्ट्रक्चर बनाया था, वो सुंदर स्ट्रक्चर वापस से ढीला ढाला होकर खुला खुला हो गया, पूरा खराब हो गया। अब स्ट्रक्चर खराब हो गया, मतलब टर्शरी लेवल का जो स्ट्रक्चर खराब हो गया, तो ये एक्टिव साइट्स भी तो खराब हो जाएंगे। वो एक्टिव साइट्स खराब हो गई तो क्या अब यहाँ पे सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा ना। तो इसी वजह से अगर हाई टेम्परेचर दे दिया, हाई पीएच वगैरह दे दिया, हाई प्रेशर वगैरह दे दिया, जो कि ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है हमारे इस मॉलिक्यूल के लिए, हमारे इस एंजाइम के लिए, वहां पर डीनेचुरेशन हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा एंजाइम, उसी वजह से उसकी एक्टिविटी भी लूज हो जाएगी। तो एंजाइम्स क्या हो गए हमारे गाइस, एंजाइम्स हो गए हीट सेंसिटिव। उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, अबाउट 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होगा। लो टेम्परेचर पे क्यों काम नहीं करता, कि गाइस आगे भी हम ये चीज समझेंगे कि अल्टीमेटली ये सारा माजरा किसका है। वो है कि एक हमारा जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम से आकर अटैच कर रहा है, वहां पर उसका कन्वर्जन हो रहा है इनटू प्रोडक्ट। तो जो ट्रैवलिंग है बिटवीन एक
जो सबस्ट्रेट है टू द प्रोडक्ट टू द एंजाइम, वो किसकी मदद से हो रहा है? हो रहा है डिफ्यूजन की मदद से। तो अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हुए तो वहां पर डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा सबस्ट्रेट का एंजाइम तक, उस वजह से हमारी जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत कम भी हम टेम्परेचर वगैरह नहीं झेल सकते, बहुत ज्यादा भी टेम्परेचर वगैरह नहीं झेल सकता ये एंजाइम। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ही इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जैसे कि हमने देखा डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, अब सबस्ट्रेट का एंजाइम तक इनएक्टिव हो गया। 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पे जाते ही डीनेचर हो गया, खराब हो गया हमारा एंजाइम। तो उसके अलावा अगर हम बात करें एक बहुत खास तरीके के एंजाइम की, जो कि है टैक पॉलीमरेज, जो हमें थर्मस एक्वाटिस नाम के एक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दैट इज थर्मल स्प्रिंग्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स से मिलता है। अब हाई टेम्परेचर में जो इंसान रह रहा होगा उसको ऑब्वियसली अडेप्टेशन है वहां की, वहां पे वो अगर कुछ फंक्शंस करवा पा रहा है कुछ सर्टेन एंजाइम से, मतलब वो एंजाइम्स वहां पर काम कर रहे हैं, मतलब वो अडेप्टेड हैं हाई टेम्परेचर को लेकर। इसी वजह से जो टैक पॉलीमरेज से जो हमारा थर्मस एक्वाटिक्स से हमने टैक पॉलीमरेज निकाला है वो हाई टेम्परेचर्स पे भी क्या होगा? स्टेबल होगा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी गाइस बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स पे भी। इसी वजह से हम जब हमारा पॉलीमरेज जो होंगे रिएक्शंस जो हम बायोटेक में पढ़ते हैं, टेक्निक्स में पढ़ते हैं, वहां पर ये टैक पॉलीमरेज यूज किया जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर्स पे हमें पॉलीमराइजेशन करानी है, डीएनए रेप्लिकेशन कराना है। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर है कि कैसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है और कैसे जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स है वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ दोज एंजाइम्स पे बेस्ड है बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे। तो गाइस अब हम आ जाते हैं कि आखिरकार क्लासिफिकेशन दैट इज उसका अलग अलग उसमें ग्रुप्स में उसका ग्रुपिंग एंड उसका नामकरण हमने आखिरकार कैसे किया है। तो हम स्टार्ट हो जाते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी से, जो कि है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस या फिर डिहाइड्रोजिनेजेस। तो ये क्या है गाइस? ये है हमारे जैसे नाम ही बता रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ कराएगा एक ही रिएक्शन में। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट है जो रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब या तो इसके पास H प्रेजेंट है या फिर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है उसको, वेयर एज दूसरा हमारा सबस्ट्रेट जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब या तो इसके पास H नहीं है या फिर इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इन दोनों का इसने चेंज कर दिया, क्या? हमारे जो रिड्यूस फॉर्मेट वाला था उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट था उसको रिड्यूस कर दिया। दैट इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन करा देगा या तो एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन करा देगा, बेसिकली चेंज करा दे रहा है। और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दो अलग अलग सबस्ट्रेट्स का, तो ऑक्सीडेशन भी एक साथ हो रहा है, रिडक्शन भी एक साथ हो रहा है। कैसे? क्योंकि ये रिड्यूस टू ऑक्सीडाइज हो गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई, ये ऑक्सीडाइज टू रिड्यूस हो गया तो यहाँ पर रिडक्शन हो गई। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज यहाँ पर हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ करा रहा है, तो इसे हम डिहाइड्रोजनेज भी बोल रहे हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, तो वो आप अच्छे से याद रखना। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसफरेजेस की, तो वो एक सबस्ट्रेट में जो ग्रुप लगा हुआ है उसको ट्रांसफर करा देगा दूसरे सबस्ट्रेट पे। तो यहाँ पर हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, इसके साथ ग्रुप हमारा G प्रेजेंट है, दूसरा सबस्ट्रेट हमारा प्रेजेंट है जिसपे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इसने इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पे चिपका दिया है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करा दिया है। अगर हम हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो हमें पता है हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस है वाटर का रिमूवल, जैसे कि हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हुए देखा था, वाटर का रिमूवल करवाते हुए एक बॉन्ड बनाना। मोस्टली एस्टरिफाइड जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनमें ऐसा होता है। तो ये हाइड्रोलाइसिस का उल्टा है हाइड्रोलेसिस। यहाँ पर क्या होगा गाइस? यहाँ पर हम कैटेलाइज कराएंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ईथर एंड पेप्टाइड, मतलब वाटर यहाँ पर ऐड करवाकर ब्रेक डाउन करवा देंगे। जो हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाते टाइम रिएक्शन किया था उसका उल्टा यहाँ पर हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। उस टाइम हमने एस्टरिफिकेशन दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन किया था। अब अगर हम लाइसिस की बात करें, मतलब यहाँ पर भी कुछ टूट रहा है। लाइसिस का मतलब ये कि टूट रहा है कुछ। लाइसिस में हाइड्रोलाइसिस से क्या डिफरेंट है कि यहाँ पर हमने देखा था कि अलग अलग यहाँ पर वाटर इन्वॉल्व था, यहाँ पर दूसरी जगह वाटर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये करेगा कैटेलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से कुछ ग्रुप्स निकालकर, जैसे कि अदर देन वाटर वाले ग्रुप निकालकर ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवा देगा। तो ये हो गए हमारे लाइएजेस।
अगर हम आइसोमरेजेस की बात करें तो वो हमारे आइसोमर्स बनाएगा, दैट इज ज्योमेट्रिक या फिर पोजिशनल आइसोमर्स प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जो कन्वर्जन होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, वो एक आइसोमरेज एंजाइम की मदद से होता है। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर हमारे सारे के सारे एंजाइम्स का। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस आखिरकार कैसे कैटलाइज किए जाते हैं इन एंजाइम की मदद से, तो सबसे पहले दो प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एक तो होगा फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज एक क्या होगा, एक फिजिकल चेंज वही चेंज कहलाएगा जहां पर स्टेट चेंज हो रहा है किसी भी हमारे मैटर का, यहाँ पर कुछ भी ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स या फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा। दैट इज, अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो हम आइस से अगर स्टार्ट हो रहे हैं जो कि सॉलिड है, उसको थोड़ा हाई टेम्परेचर दिया, वो हो गया मेल्ट इनटू वाटर, उसको थोड़ा और हाई टेम्परेचर दिया, वो हो गया वेपराइज इनटू वाटर वेपर्स। तो यहाँ पर स्टेट कंसिस्टेंटली चेंज होती रही, बट यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं वो इंटेक्ट वैसे की वैसे ही रहे। H2O ही रहा। H ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़कर कुछ सल्फर से नहीं बना लिए। H2O H एक ऑक्सीजन के साथ 2 H लगे हुए हैं यहाँ पर अभी भी, तो कुछ भी बॉन्ड ब्रेकेज या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसे हम एक फिजिकल चेंज, दैट इज एक फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स होंगे, ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स होगा जो कि हम न्यू बॉन्ड्स बोलेंगे। तो कुछ पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे और कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे, वही एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर आखिरकार क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर हो रहा है कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो सकती है, दैट इज सॉलिड लिक्विड वेपर बन सकता है, स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो सकती है, बट कोई भी बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि हमने बात किया केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो अगर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में अच्छे से डिस्कस करें, केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड्स टूटेंगे, यहाँ पर बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, नए बॉन्ड्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो वो चीज हो गई डिफरेंट देन व्हाट वी स्टडीड अबाउट आइस, वाटर एंड वेपर्स। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बैरियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ले रहे हैं तो वो हमें दे देगा बॉन्ड जैसे कि बैरियम सल्फेट एंड वाटर। तो यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके चीजें देखने की कोशिश करें गाइस, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे एक बार जाके चीजें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ओल्ड बॉन्ड्स अगर हम बात करें, एक सेकंड मैं अगर पेन चेंज कर लूं तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊंगी। ओल्ड बॉन्ड्स गाइस यहाँ पर क्या है, ओल्ड बॉन्ड्स है यहाँ पर बैरियम एंड OH के बीच में, हाइड्रोजन एंड SO4 के बीच में। तो यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड्स दैट इज बैरियम एंड OH, हाइड्रोजन सल्फेट वाले बॉन्ड्स टूट गए, नए बॉन्ड्स बने। नए बॉन्ड्स के कौन से बने, ये जो बैरियम और ये जो सल्फेट ग्रुप है इसके बीच में, और ये जो OH एंड H2O ग्रुप है इनके बीच में। तो यहाँ पर ये आपस में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट थे पुराने, जो पिंक वाले मैं दिखा रही हूँ वो है ओल्ड बॉन्ड्स, और जो मैंने ब्लू से बनाया है वो है न्यू बॉन्ड्स। तो इसी तरीके से पिंक वाले बॉन्ड टूट गए और ब्लू वाले बॉन्ड फॉर्म करके इन्हें हमें क्या दे दिया, इन्होंने हमें दे दिया बैरियम सल्फेट अलॉन्ग विद बाय प्रोडक्ट, वो है वाटर। तो ये गाइस हो गया एक केमिकल रिएक्शन, और ये क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, एक सेकेंड गाइस, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि मोनोमर जो यूनिट्स होती हैं वही रिपीट हो होकर हमें पॉलीमर्स देती हैं। ग्लूकोज एक मोनोमर है जो कि रिपीट हो होकर हमें पॉलीमर जो कि है स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन वो देगा। तो ऐसे जब हम बॉन्ड बना कर कुछ चीज बिल्ड कर सकते हैं, तो वहां पर हम उन्हीं बॉन्ड को तोड़ कर वापस मोनोमर पे भी तो आ सकते हैं। तो उसी कन्वर्जन को, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ पर हो जाएगा। स्टार्च का बहुत सारे जो ग्लूकोज है वो टूट जाएंगे और सिंगल इंडिविजुअल ग्लूकोज वो बन जाएंगे, और ये कहलाएगा एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो आई होप ये फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में आपको डिफरेंस पता चल गया, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के बारे में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब ये रेट क्या होता है, रेट होता है जो टाइम में हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना लेंगे उसे। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर इसका अगर केमिकल फॉर्मूला हम देखें तो रेट का फॉर्मूला होगा डेल P बाय डेल T, मतलब चेंज इन प्रोडक्ट ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम। ओवर अ पीरियड मतलब जहां पे ऑब्वियसली
1 घंटा हम ले रहे हैं 7 बजे से 8 बजे तक, तो वहां पर भी चेंज इन टाइम आ रहा है ना। और वहीं पे हमने क्या लिया है, 200 यूनिट्स ऑफ समथिंग से 800 यूनिट्स ऑफ समथिंग बन गई, तो यहाँ पर चेंज इन प्रोडक्ट भी आ रहा है, मतलब 600 यूनिट्स ऐड हो गई है वहां पर। तो प्रोडक्ट कितना बन गया, 600, और यहाँ पर टाइम कितना लग गया, 1 घंटा। तो 600 बाय 1 घंटा उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये रेट पता चल गया। अब हमने पता है कि स्केल, जो हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ते हैं फिजिक्स में, मतलब जब डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो एक यूनिट हमारी वेक्टर कहलाती है। तो जब हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हमें उसकी डायरेक्शन पता है, दैट इज अगर हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहे हैं तो हमें पता है इसकी डायरेक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है। तो अगर डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई कर दे गाइस, दैट इज अगर रेट में हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दें, दैट इज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो हम इसे वेलोसिटी भी बोल देंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं तो हम उसमें रेट की जगह बार बार वेलोसिटी टर्म यूज करेंगे, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी आखिरकार क्यों ली गई है। यहाँ पर वेलोसिटी इसलिए ली गई है क्योंकि रेट को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, यहाँ पर उसके पास डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, दैट इज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इसी वजह से वो एक वेलोसिटी कहला रहा है। तो यहाँ पर ये बात चीज क्लियर है। अब जो रेट है गाइस वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो जाता है, जैसे कि हमने बात किया था। ऑब्वियसली एंजाइम जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, टेम्परेचर, पीएच वगैरह वगैरह। अब ऑब्वियसली अगर एंजाइम्स कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं और उनको कुछ सर्टेन कंडीशन इंपैक्ट कर रही हैं, तो जो रेट कैरी आउट कर रहा है एंजाइम वो भी तो इंपैक्ट होगा उनकी सेम कंडीशन से। तो जैसे कि हमें पता है टेम्परेचर एंजाइम को इंपैक्ट करेगा, तो टेम्परेचर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंपैक्ट कर देगा। टेम्परेचर, पीएच, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो रेट डबल हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा बाय हाफ, मतलब ऑब्वियसली हाफ का चेंज आ रहा है यहाँ पर सीधा, या तो डबल हो जा रहा है जहां पे यहाँ पे प्रेजेंट है, या तो यहाँ पहुंच जा रहा है या यहाँ पहुंच जा रहा है। किसमें, इफ वी आर गोइंग 10 डिग्री सेल्सियस इन चेंज इन टेम्परेचर, अगर 10 डिग्री चेंज कर दे हम ईदर डायरेक्शन में। अभी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सी लाइन लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, बट अगर हम इसका सिंपलर फॉर्म में मीनिंग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया है, अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। यहाँ पर अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो सारी चीजें आपके दिमाग से गायब हो जाएंगी। तो यहाँ पर कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, वो है ये वाला, यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से अलावा कोई भी टेम्परेचर हुआ वहां पर रेट कम ही रहने वाली है, रेट कम ही होने वाली है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री के फर्क से हम आधा कम हो जाएंगे। अगर हमने स्टार्ट किया इस लेवल से, लेट्स से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने लाया 10 डिग्री का चेंज, 10 डिग्री यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं हमारा टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि ये जो हम ऑलरेडी जिस टेम्परेचर पे प्रेजेंट थे वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम था और यहाँ पर हम टुवर्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर जा रहे हैं इस लेवल से, तो डबल हो जाएगा हमारा रेट। तो यहाँ पर 1 से हमारा रेट 2 हो गया, क्यों, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे थे हम और टुवर्ड्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब 10 डिग्री बढ़ा दिया। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच चुके हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बढ़ने के बाद रेट और नहीं बढ़ेगी, चाहे हम टेम्परेचर में कोई भी चेंज ले आए, कम ही होगी अब जब हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दें। मतलब यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स, दैट इज सबस्ट्रेट का एंजाइम की तरफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा कम हो रहा था। हम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे गए, अच्छे से पर्टिकुलरली जितना डिफ्यूजन होना था उतना हो गया, बट यहाँ से अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस वापस ज्यादा जा रहे हैं हम। अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ाया तो डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार डीनेचुरेशन स्टार्ट हो गया तो वापस से आधा कम हो गया हमारा एंजाइम का रेट। ये चीज हम किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ से आधा हमने यहाँ पे कम किया तो यहाँ पर हम वापस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जाकर हमारा जो रेट था वो वापस से अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। 10 डिग्री चेंज से हमारी जो रिएक्शन रेट है उसमें डबल का फर्क आता है, या तो वो डबल हो जाएगी या फिर रिड्यूस टू द हाफ हो जाएगी। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया हो तो ड्रॉप इन द कॉमेंट्स, मैं इसको और बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होपफुली आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम आ जाते हैं कि जो रिएक्शंस हैं, अब आखिरकार जो एंजाइम्स रिएक्शन करा रहा है, बहुत फास्ट करा रहा है, वो आखिरकार करा कैसे रहा है, ऐसा क्या है एंजाइम के पास, कौन से स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि वो रिएक्शन रेट को बहुत ज्यादा फास्ट कर देगा, और वो बहुत ऐसे थोड़ा फास्ट भी नहीं करता है,
जैसे कि हमने बाइक का एग्जांपल ले लिया ना कि हम 5 मिनट में 10 मीटर जा रहे, लेट्स से 1 किलोमीटर जा रहे हैं 5 मिनट में, 1 किलोमीटर तो नहीं जा पाएंगे, 5 मीटर में हम लेट्स से 500 मीटर जा रहे हैं, तो बाइक से हम 5 मीटर में 5 किलोमीटर भी जा सकते हैं। तो ये तो बहुत कम चेंज हो गया। बट लेट्स से अगर हम फ्लाइट की बात करें, इतना बड़ा बड़ा चेंजेस होता है अगर हम यूज करते हैं एंजाइम्स इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो रिएक्शन कैटलाइज बहुत ज्यादा हाई रेट से बढ़ते हैं आगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं और एंजाइम यूज करते हैं, कोई एंजाइम नहीं यूज करते हैं, यहाँ पर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसको आप कर दो इग्नोर, तो सीधा विदाउट एनी एंजाइम यहाँ पर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड पर आर यहाँ पर बन रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ 200 मॉलिक्यूल पर आर। ध्यान दीजिए, आप 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बन रहे हैं विदाउट द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट। बट यहाँ पर अब देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेट हमने ऐड कर दिया है रिएक्शन में। जैसे ही हम ऐड करते हैं इस रिएक्शन में एंजाइम जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट, हमारी स्पीड दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जो एंजाइम कन्वर्ट कर रहा था, जो विदाउट एंजाइम कन्वर्ट कर रहा था 200 पर आर, 200 मॉलिक्यूल पर आर, वो 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड पर सेकेंड बन जाएंगे। तो प्रोडक्ट में इतना ज्यादा डिफरेंस, दैट इज रेट में इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। 200 मॉलिक्यूल पर आर ऑफ कार्बोनिक एसिड से हमारे पास 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड पर सेकेंड आ गया है, जस्ट बाय एडिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। आप देख पा रहे हैं कि कितने ज्यादा मैसिव लेवल पर चेंज इन रेट लाया जा रहा है, कितने मैसिव लेवल पे हमारे रेट बॉडी जो केमिकल रिएक्शंस के वो बढ़ाए जा रहे हैं। उसी तरीके से हमें पता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। अगर हमारे बॉडी में हमारे एंजाइम्स जो उन केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट ना करें, तो जो चीजें सेकंड्स में हो रही हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स भी ले सकती हैं। तो इतना ज्यादा मैसिव इंपैक्ट होता है एंजाइम्स का। अगर हम मेटाबॉलिक पाथवे की बात करें कि आखिरकार मेटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं, तो कुछ नहीं है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा था, वैसे ही लगा लो बहुत सारे एक साथ मल्टीपल या फिर एक ही एंजाइम से कैटलाइज हो रहे हैं यहाँ पर वो। तो यहाँ पर एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब उसमें 10 स्टेप, लेट्स से एग्जांपल 20 स्टेप होंगे एक ही चेंज में। यहाँ पर एक रिएक्टेंट से स्टार्ट करके हम दूसरे बहुत लंबे लेवल पे प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं, बट वो आपस से दूसरे पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तुरंत क्या बन जा रहे हैं, रिएक्टेंट बन जा रहे हैं और नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो 10 स्टेप तक ऐसे लाइन चली है, उसे हम एक मेटाबॉलिक पाथवे बोल रहे हैं। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीडाइज कराकर 2 यूनिट्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाते हैं, यहाँ पर एक 10 स्टेप प्रोसेस होता है जो कि 10 डिफरेंट एंजाइम्स से कैटलाइज होता है। तो 10 डिफरेंट एंजाइम्स इस पाथवे को, इस मेटाबॉलिक पाथवे को कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड तक लाएंगे। क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन एंजाइम्स क्या दे सकता है हमें, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स दे सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज का ही एग्जांपल लें, ये हमने देखा कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में नॉर्मल में जहाँ पे हम रेस्पायर अच्छे से कर पा रहे हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन उस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीडाइज करके हमको दे देगा पायरुविक एसिड की 2 यूनिट। तो ये हो गया कौन सा केस, जब एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। बट जब हम बहुत तेज भागते हैं तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का सप्लाई जो हमारे मसल सेल्स तक है वहां तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता, तो हमारी जो मसल सेल्स हैं वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने लग जाती है एनारोबिक कंडीशंस में, दैट इज विदाउट ऑक्सीजन। और जब वो विदाउट ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशन में ब्रेकडाउन करती हैं, तो जो लेवल का एटीपी यहाँ पर बनता है वो वहां पर नहीं बनता, बहुत कम एटीपी बनते हैं। और क्या बन जाता है साथ में, पायरुविक एसिड की जगह लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारे स्केलेटल मसल में गाइस, और वो बहुत ज्यादा बुरा होता है, वही तो हमें क्रैम्प देता है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है 2 डिफरेंट कंडीशंस की। वेयर एज एक थर्ड कंडीशन होता है जो होता है हमारा यीस्ट में। तो यीस्ट में जब हम ग्लूकोज डालते हैं, ग्लूकोज की कंडीशन में यीस्ट डालते हैं, कुछ भी ले लो, तो वहां पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस कराकर वो इथेनॉल जो कि अल्कोहल होता है, जिससे बियर वाइन वगैरह बनते हैं, वो दे देता है। हम देख पा रहे हैं कि एक ही रिएक्टेंट से हम कितने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना देते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द कंडीशंस स्लाइटली। तो यहाँ पर हम एंजाइम एक्शन की अब बात करते हैं कि आखिरकार एंजाइम्स एक्शन कैसे लेते हैं।
तो कैसे, जैसे हमने ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ही बात किया था, सबस्ट्रेट डिफ्यूजन होता है टुवर्ड्स द एंजाइम, टुवर्ड्स द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। तो ये चीज तो बेसिक सी क्लियर है। हाँ जी, तो ऑब्वियसली यहाँ आपको किसी चीज से काम है तो आप उसके पास ही जाओगे ना, तो सबस्ट्रेट एंजाइम की तरफ डिफ्यूज होता हुआ जाता है। उस वजह से क्या बन जाता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में हो जाती है दोस्ती। उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि एक ट्रांजिएंट मतलब बहुत कम टाइम के लिए एक टेम्परेरी स्टेट है। और जैसे ही ये टेम्परेरी स्टेट कन्वर्ट होगी इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा और हमें एंजाइम अलग जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही, और नया प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो दे देगा। तो ये होता है एक सिंपल एंजाइम एक्शन का प्रोसीजर। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम एक कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जो कि है एक्टिवेशन एनर्जी, जो आप थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो जो हमने अभी तक पढ़ा है ना। आई विल बी बैक जस्ट अ सेकेंड। गाइस यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी अब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है क्या? तो एक्टिवेशन एनर्जी ही वही कॉन्सेप्ट है जो एंजाइम को इतना ज्यादा पावर दे रहा है। मतलब हमारे जो रिएक्शन जो इतने स्लो चल रहे थे, 200 मॉलिक्यूल हमारे कार्बोनिक एसिड के 1 घंटे में बन रहे थे, वो एंजाइम के ऐड करते ही 6 लाख पर सेकेंड बन रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस। तो यहाँ पर समझने के लिए अपने कान वापस से अच्छे से खोल लें। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को जरा भी मिस किया तो पूरा दिमाग से उड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हम सबस्ट्रेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सबस्ट्रेट है गाइस, इसको यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल यहाँ पर कम है, तो ये ऐसा हो जाना चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए रिएक्शन, बट ऐसा नहीं होता है। हमें होता है बीच में एक ट्रांजिएंट स्टेट को क्रॉस करना, और यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट से स्टार्ट किया और यहाँ पर है हमारी ट्रांजिएंट स्टेट। मतलब आप एनर्जी डिफरेंस देख रहे हैं ना, यहाँ पर अगर हमारा सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल है तो यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिएंट स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेट है, उसका एनर्जी लेवल है। तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए होगी, इतनी एनर्जी चाहिए होगी ट्रांजिएंट स्टेट तक पहुंचने के लिए, फिर ही हमारा प्रोडक्ट बन पाएगा। बट एक्टिवेशन एनर्जी जो ये इतनी ज्यादा है इन केस ऑफ नो एंजाइम, यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं है, यहाँ पर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। ओके एक सेकेंड गाइस, हम इसको थोड़ा करेक्ट कर ले। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिख लो, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट नहीं है ये, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर एब्सेंस की, एंजाइम की एब्सेंस में क्या हो रहा है, एंजाइम के एब्सेंस में हो रहा है बच्चे बहुत ज्यादा देरी हमारे रिएक्शन में, क्योंकि उसे इस वाले स्टेट को अटेन करना है। इस वाले स्टेट को अटेन करने के लिए उसे चाहिए होगा बहुत हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी, उसी वजह से इतना ज्यादा स्लो होता है 200 मॉलिक्यूल पर आर वाला रिएक्शन। तो क्योंकि यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। बट लेट्स से हमने इस रिएक्शन में डाल दिया एंजाइम, तो एंजाइम यहाँ पर क्या करता है, वो एंजाइम जो इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी थी उसको कर देगा बहुत ज्यादा रिड्यूस, दैट इज इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी बचा देगा, जो कि उस सबस्ट्रेट के लिए ला पाना, इकट्ठा कर पाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एज कंपेयर टू इतनी ज्यादा वाली इकट्ठी करना। इसी वजह से बहुत जल्दी यहाँ पर हम ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच पाएंगे और बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो पाएगा। इसी वजह से हमारी जो रिएक्शन है रेट की वो इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो बेसिकली एंजाइम यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिकली सिंपल टर्म्स में जो एंजाइम है वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देगा बाय मल्टीपल टाइम्स। इसी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी बहुत जल्दी अटेन हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट बहुत जल्दी अटेन हो जाएगी, उसकी वजह से प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन पाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बहुत फास्ट बन गया। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, सबस्ट्रेट का जो एनर्जी लेवल है वो मच हायर है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब यहाँ पर एनर्जी का रिलीज होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रोडक्ट यहाँ पर रखते, दैट इज प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से हाई होता, तो यहाँ पर हमको एनर्जी देना पड़ता। एनर्जी तो वैसे भी देना है, क्या करने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, बट एक्सेसिव एनर्जी भी देना पड़ता जो प्रोडक्ट कंज्यूम करता इस एनर्जी लेवल तक पहुंचने के लिए। बट यहाँ पर क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पर
रिलीज होगी एनर्जी, बट पहले एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, कितनी? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है गाइस, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है डन। P एट अ लोअर लेवल है देन द S, इसी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन है वो क्या हो गया? सिंपल टर्म्स में डिफरेंस इन एनर्जी लेवल बिटवीन S दैट इज अ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज ये वाला ट्रांजिशन स्टेट। तो ये डिफरेंस है जो बिटवीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट, उसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और एंजाइम्स क्या करेंगे? एंजाइम इस बैरियर को, इस एनर्जी बैरियर को जो इतना ज्यादा है उसको ब्रेक डाउन करके बहुत कम लेवल पे ले आएंगे। इसी वजह से वो बैरियर बहुत जल्दी क्रॉस किया जा सकता है बाय द सबस्ट्रेट, इसी वजह से उसका जो कन्वर्जन है इनटू प्रोडक्ट वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। जो अब नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की अगर हम बात करें, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे डायग्रामेटिक फॉर्म में भी देखेंगे, तो ऑब्वियसली एंजाइम हुआ, एंजाइम के साथ आया सबस्ट्रेट, डिफ्यूज होकर उसके पास आया, उसने बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत सारे उसके अंदर बॉन्ड्स बने, नए नए, बहुत सारे जो पुराने पुराने बॉन्ड्स थे वो टूटे, उस वजह से एक नया प्रोडक्ट हमें मिल गया। उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम बोल रहे हैं अब जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट नया बन गया है अभी भी एंजाइम के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर दो ट्रांजिशन स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं, एक ES जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एक EP जो कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स टूटकर हमें अलग से एंजाइम एंड अलग से प्रोडक्ट दे देगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अपने रास्ते चला जाएगा, एंजाइम अपने रास्ते चला जाएगा, वैसे की वैसे इंटेक्ट एक नए रिएक्शन को कैटलाइज करने। तो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम इसको देखेंगे पूरे पार्ट को जो हमने अभी तक पढ़ा एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट में। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये है हमारा सबस्ट्रेट और यहाँ पर आया एक्टिव साइट के पास किसकी? हमारे एंजाइम की। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट जैसे ही फिट करेगा तो एंजाइम में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पर होंगे, कुछ जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे ताकि जो सबस्ट्रेट की फिटिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो सके। टाइट फिटिंग इंश्योर करने के लिए एक बार जब सबस्ट्रेट फिट हो जाता है एंजाइम में तो उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना और एंजाइम में कुछ चेंज आए इनटू द शेप, बहुत टाइनी चेंजेस आते हैं ताकि एक टाइट फिटिंग हो पाए। तो वो चीज क्लियर। अब एंजाइम क्या हो गया? एंजाइम जो सबस्ट्रेट है वो कहाँ हो गया? वो कन्वर्ट हो गया इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन यहाँ पर हो गया, तो हमें एंजाइम अलग से सेपरेट मिल जाएगा। उससे पहले क्या बनता है? उससे पहले बनता है हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, वहां से टूट कर हमारा प्रोडक्ट अपने रास्ते चला गया और एंजाइम अपने अलग रास्ते चला गया। तो ये तो था एक सिंपल भाषा में एंटायर प्रोसीजर, बट ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स से ये इम्पैक्ट होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से फैक्टर्स और कैसे इम्पैक्ट करेंगे हमारे एंजाइम्स को, और जो एंजाइम्स कैटलाइज कर रहे हैं रिएक्शन, उस रिएक्शन की रेट को। तो ऑब्वियसली बहुत सारे कंडीशंस हैं जो अफेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे कंडीशन, जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात किया था एक्टिव साइट कहां पर प्रेजेंट होती है? टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से प्रेजेंट होती है। एक्टिव साइट डिस्टोर्ट हो गई तो ऑब्वियसली रेट भी चेंज होगा क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी चेंज होगी। टेम्परेचर और pH जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एंजाइम में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड pH होता है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उससे बिलो क्या होगा? फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होंगे, उसकी वजह से सबस्ट्रेट अच्छे से डिफ्यूज नहीं कर पा रहा है टुवर्ड्स द एंजाइम। डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से क्या है? बहुत कम है रिएक्शन का रेट। जैसे कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे टिल द ऑप्टिमम लेवल, जैसे ही हम ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचे वहां तक हमारा रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा। एक बार हम ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच गए तो यहाँ पर रिएक्शन रेट जो है वो मैक्सिमम है, एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पर मैक्सिमम है। बट एक बार यहाँ से भी हमने टेम्परेचर बढ़ाने की और कोशिश की, यहाँ पे टेम्परेचर और बढ़ाया तो क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया खराब। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का डीनेचुरेशन स्टार्ट हो गया और रेट वापस से कम हो गई। तो ये है एंटायर प्रोसीजर, जो टेम्परेचर कैसे इंपैक्ट करता है हमारे एंजाइम को। धीरे धीरे इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक सर्टेन पॉइंट तक तो उसने वहां बहुत ज्यादा हाई लेके गया रेट को, फिर उसने रिड्यूस करना शुरू कर दिया ड्यू टू डीनेचुरेशन। तो एक्टिविटी लो होगी लो टेम्परेचर पे क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशन बहुत ज्यादा लो है, डिफ्यूजन हमारे सबस्ट्रेट का टुवर्ड्स द एंजाइम बहुत ज्यादा लो है। हाई टेम्परेचर पे दैट इज अबव 45 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अल्टीमेटली एंजाइम है तो प्रोटीन ही ना। अब अगर हम बात करें कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि करेगा इंपैक्ट हमारी एंजाइम की रेट को, एंजाइम एक्टिविटी को, रिएक्शन रेट को। तो एंजाइम एक्टिविटी है गाइस वो इंक्रीज होती है किसके साथ? अलोंग विद द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट। जब जैसे जैसे हमने सबस्ट्रेट को बढ़ाया
अप टिल अ कंसंट्रेशन, उसी के साथ साथ हमारा जो रेट है रिएक्शन का वो बढ़ा, तो ऐसे इंक्रीज होता गया अप टिल अ लेवल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि आखिरकार बीकर के अंदर क्या हो रहा है। तो बीकर के अंदर है कुछ सर्टेन एंजाइम्स और बहुत सारे सबस्ट्रेट्स। अब हमने सबस्ट्रेट बढ़ाते गए चांसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सबस्ट्रेट्स टुवर्ड एंजाइम हम बढ़ाते गए टिल अ लेवल, जब तक हमारे सारे के सारे एंजाइम ऑक्यूपाई नहीं हो गए। एक बार सारे एंजाइम लेट्स से हमारे हो गए ऑक्यूपाई, तो सारे के सारे एंजाइम की जो पोजीशन ऑक्यूपाई हो गए हैं, तो अब और तो नए एंजाइम्स नहीं है उस एनवायरनमेंट में, तो बाकी तो सबस्ट्रेट नहीं बैठ सकते हैं ना एंजाइम के ऊपर। आप कहीं पे जाना चाहते हैं और आप ले रहे हैं एक बस, तो ऑब्वियसली आप इस लेवल पे यहाँ पर प्रेजेंट हैं अपने एक स्टॉप पे, और बस यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आप बस में चढ़े, बट आपने देखा कि ऑलरेडी बहुत सारे सीट ऑक्यूपाइड हैं, बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, तो आप नहीं बैठ पाएंगे ना उस बस में, आप नहीं पहुंच पाएंगे अपनी डेस्टिनेशन तक जब तक वो बस जाकर उन पैसेंजर्स को छोड़कर वापस से आकर आपको ना लेके जाए। यही केस होता है कि एंजाइम एक बस की तरह ही जब तक पुराने सबस्ट्रेट जो उसके अंदर बैठे हुए हैं उनको कन्वर्ट ना कर दे प्रोडक्ट में, तब तक वो नए सबस्ट्रेट्स को अपने अंदर बैठाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो नहीं कर सकता है। इसी वजह से एक लेवल तक तो जब तक कि सारे एंजाइम्स नहीं भर जाए, तब तक जब तक हमने सबस्ट्रेट बढ़ाया तो हमारा जो एंजाइम एक्टिविटी है वो भी बढ़ता गया, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं कि जो दूर सबस्ट्रेट पड़ा है वो आकर चिपक जाए एंजाइम से। बट सारे अब चिपक चुके हैं, अब सारे चिपक चुके हैं, तो बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, कितना भी बढ़ाते रहो, जब तक एंजाइम फ्री नहीं हो जाएगा तब तक हमारी रेट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो यही होता है हमारा ग्राफ ऑफ सबस्ट्रेट का इम्पैक्ट, एक लेवल तक बढ़ा फिर हो गया स्टैग्नेंट। यहाँ पर दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हैं Vmax हाफ एंड Km। तो यहाँ पर गाइस क्या है कि Vmax है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो कि अटेन किया जा सकता है, जो कि है ये, बट हम देख पा रहे हैं Vmax तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम एग्जैक्ट पॉइंट जो Vmax जिस सबस्ट्रेट पे अटेन हुआ उसको हम कभी भी नहीं पता कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें पता करना है कि हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी हमने कब अटेन किया, तो उसे हम बोलते हैं हाफ ऑफ Vmax, और वो सबस्ट्रेट जब हमने हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली उसे हम Km बोलते हैं। तो ये था कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना NCERT में दिया है उतना ही याद रखो, बट ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपका था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन की। तो एंजाइम इनहिबिशन आखिरकार क्या होता है? एंजाइम इनहिबिशन होता है कि लेट्स से आप हो एक कंपनी के एम्प्लॉय, उस कंपनी ने क्या भेजा आपके लिए, बस भेजा है। अब यहाँ पर एक इम्पोस्टर जो कि आपकी कंपनी में काम नहीं करता, लेट्स से कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, आपका स्कूल बस है। अब यहाँ पर एक इम्पोस्टर आ गया, जो बच्चा आपके स्कूल में नहीं पढ़ता वो आपके स्कूल बस में जाकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि वो आपके जैसा ड्रेस पहन के गया है, आपके जैसा यूनिफॉर्म पहन के गया है, वो उस बस में चल जाएगा और पहुंच जाएगा आपके स्कूल तक। अब उसको जहां पे भी पास जाना था उसके, वहां पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो आपकी सीट को ऑक्यूपाई कर रहा है, आपको नहीं बैठने दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके जैसा दिख रहा है, इस वजह से बस ने उसको बैठने दिया। तो सेम चीज यहाँ पर होती है इनहिबिशन के केस में। इनहिबिशन के केस में क्या होता है गाइस, जो एंजाइम होता है उसकी जो एक्टिव साइट है उसमें ऑब्वियसली वो सबस्ट्रेट सबसे स्पेसिफिक होती है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का सबस्ट्रेट ही आकर फिट हो सकता है और कन्वर्ट हो सकता है इनटू प्रोडक्ट। लेट्स से कि कोई सबस्ट्रेट जैसा दिखने वाला इम्पोस्टर आ गया, वो सबस्ट्रेट जैसा दिखने वाला इम्पोस्टर होता है हमारा इनहिबिटर, जिसकी शेप साइज वगैरह सबस्ट्रेट से सिमिलर होती है। तो वो आकर इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट हमारी एक्टिव साइट में बैठ जाएगा, और यहाँ पर अगर एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड है तो वो क्या होगा, वो सबस्ट्रेट को नहीं बैठने देगा, वो सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पर कंपटीशन कर रहा है एक्टिव साइट में जगह के लिए, तो उसने यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट कर दिया है। इस वजह से अब सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में नो लॉन्गर कैन फिट, एंड इसी वजह से जो रिएक्शन है जो एंजाइम कन्वर्ट करने वाला था वो अब प्रोसीड नहीं करेगी और वहीं की वहीं रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसे हम कॉम्पिटिशन इनहिबिशन बोल रहे हैं। इनहिबिट कर रहा है बाय कंपीटिंग विद द सबस्ट्रेट, क्योंकि वो सबस्ट्रेट जैसा दिखता है, तो कंपटीशन चल रहा है उन दोनों के बीच में। तो ये हो गया हमारा इनहिबिशन वाला कॉन्सेप्ट। रिडक्शन और स्टॉपेज ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, या तो रिड्यूस कर देगा एंजाइम एक्टिविटी या फिर कंप्लीटली खत्म कर देगा, वहीं की वहीं रोक देगा, बाय इंटरफेरेंस ऑफ अ सर्टेन केमिकल स्पीशीज, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इनहिबिटर्स। और वो इनहिबिटर्स कैसे दिखेंगे, हमारे सबस्ट्रेट के जैसे ही। इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है वो क्लोजली रिजेंबल करेगा सबस्ट्रेट से, और जो इनहिबिटर है वो कंपीट करेगा सबस्ट्रेट से, किससे, एक्टिव साइट के लिए। तो एक्टिव साइट के लिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन चलेगा बिटवीन द टू। उसी वजह से क्या होगा, रिड्यूसिंग
जो रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट है बाइंडिंग एंड उसी वजह से डिक्लाइन हो जाएगा एंजाइम एक्टिविटी का। और ये कॉन्सेप्ट आपका नीट 2023 में भी आया था। अब इसका एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, जो कि हमारा एक एंजाइम। अब इसमें आकर कौन फिट होना था, इसमें आकर फिट होना था हमारा सबस्ट्रेट सक्सिनेट, और कन्वर्ट किसमें होना था, फ्यूमरेट में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसका, हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, उनका। यहाँ पर क्या हो रहा है, सक्सिनेट जैसा ही दिखने वाला इम्पोस्टर मेलानेट आ गया है। तो मेलानेट यहाँ पर आ गया जो कि सक्सिनेट से रिसेंबल कर रहा है। तो मेलानेट ने आकर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिव साइट में अपने आप को फिट कर लिया है। अब वो सक्सिनेट को बाइंड नहीं कर देने दे रहा है, तो फ्यूमरेट में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, रिएक्शन वही की वही रुक जाएगा। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये यूज किया जाता है बैक्टीरियल पैथोजेंस या फिर फंगल पैथोजेंस को इनहिबिट करने के लिए। उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको वहीं की वहीं रोक दिया जाता है मेलानेट के यूज से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अगर वो इनहिबिट हो गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ढंग से नहीं चल पाएगा, ढंग से एटीपी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, और बैक्टीरियल या फंगल पैथोजन वहीं की वहीं मर जाएगा। तो आई होप ये वाला पार्ट इनहिबिशन वाला भी आपको अच्छे से क्लियर है। और अब हम आ गए हैं कोफैक्टर्स पे। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एक नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो एंजाइम के साथ चिपके होते हैं, और एंजाइम उनके ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि एंजाइम उनके बिना एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। एंजाइम की एक्टिविटी उनके बिना है ही नहीं। अगर वो आकर एंजाइम से चिपकेंगे, उसके साथ काम करेंगे, तभी एंजाइम अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखा पाएगा। तो वो एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव करते हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे गाइस हम बोल रहे हैं कोफैक्टर्स। जैसे कि हम बात कर रहे हैं जो एंजाइम बिना कोफैक्टर होगा उसे हम बोलेंगे एपोज एंजाइम, जो कि होगा प्रोटीनेशियस पार्ट, वेयर एज नॉन प्रोटीन जो कि कोफैक्टर है वो दोनों आपस में एसोसिएट करके हमें होलो एंजाइम देंगे। अब जो एपो एंजाइम था वो कैटालिटिकली एक्टिव नहीं था, जो होलो एंजाइम है वो कैटालिटिकली एक्टिव है। क्यों, क्योंकि उससे आकर अटैच हो गया हमारा कोफैक्टर। अभी जो कोफैक्टर है वो भी बहुत टाइप का हो सकता है, जैसे कि सबसे पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है गाइस, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा, मतलब ये जो ब्लू वाला है ये ऑर्गेनिक इन नेचर ही होगा, बट बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होगा टू आर एपो एंजाइम। तो यहाँ पर टाइटली बाउंड होगा एपो एंजाइम से कोफैक्टर। यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें तो जो परऑक्सीडेज एंड कैटालेज है, जो कन्वर्जन कराता है हाइड्रोजन परऑक्साइड की टू वाटर एंड ऑक्सीजन, किसमें, हमारी बॉडी में। तो जितने भी बॉडी में हार्मफुल हाइड्रोजन परऑक्साइड क्रिएट हो जाते हैं, उसका कन्वर्जन जो नॉन हार्मफुल वाटर एंड ऑक्सीजन है उसमें करवा देता है ये कैटालेज। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, एक बहुत टाइटली बाउंड कोफैक्टर के साथ एसोसिएटेड एक एपो एंजाइम होता है, जो टुगेदर होलो एंजाइम देगा, जो कि इस कन्वर्जन को पॉसिबल करा पाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम कोएंजाइम की बात करें तो अगेन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, बट इन दोनों की दोस्ती उतनी अच्छी नहीं है। जो हमारे कोफैक्टर के अंदर प्रेजेंट है, कोएंजाइम के अंदर प्रेजेंट है सॉरी, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा टाइट फिटिंग नहीं होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लूजली, दैट इज ट्रांजिएंट एसोसिएशन ही होता है बिटवीन होलो एंजाइम एंड कोफैक्टर। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो NMDP बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें नाइसिन विटामिन प्रेजेंट होता है। अब हम आ गए मेटल आयंस पे। मेटल आयंस क्या है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना लेंगे। तो आपने देखा होगा कि एक रस्सी होती है, जो गाड़ियां होती है जो खराब हो जाती हैं उनको अब पिकअप ट्रक्स लेकर जाते हैं, उनके बीच में क्या होगा, रस्सी होगा। वो रस्सी क्या करेगा, वो रस्सी बांधेगा किसको, खराब गाड़ी को और पिकअप ट्रक को, और वो आपस में ऐसे ले जाएंगे। तो वहां पर एक एसोसिएशन हो रहा है। ऐसे ही मेटल आयंस एक तरफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से, दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा सबस्ट्रेट से, दोनों को पास में लाएगा और उन दोनों के बीच में क्या बनाएगा, बॉन्ड बनवाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे ही बोलते हैं मेटल आयंस, जो कि हैं इनऑर्गेनिक वाले फैक्टर्स। बहुत अच्छा एग्जांपल है जिंक फॉर द कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो यहाँ पर जिंक प्रेजेंट होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, ठीक। और एक मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है आप हमारी बॉडी में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे DNA रेप्लिकेशन पे। तो उसके बारे में आपको पता है तो कमेंट्स में फॉर श्योर ड्रॉप करके जाना। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो अब हम यहाँ पर लिपिड्स पे आ गए हैं। पूरा का पूरा प्रोटीन, अमाइनो एसिड, एंजाइम पूरा पार्ट खत्म हो गया है। तो लिपिड्स क्या है, लिपिड्स हैं गाइस इनसॉल्युबल एस्टर्स ऑफ
फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ये क्या चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बीच में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सा लिपिड है। तो यहाँ पर हम सारा कन्वर्जन, सारा एस्टेरिफिकेशन, सारे एस्टर बॉन्ड वगैरह बनना का प्रोसेस देखेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पेप्टाइड बॉन्ड हमने अभी तक देखे थे इन केस ऑफ प्रोटीन्स, तो यहाँ पर लिपिड्स के केस में जब वो फैट्स वगैरह बनाएंगे तो वो बॉन्ड्स कौन से हो जाते हैं, वो हो जाते हैं एस्टर बॉन्ड्स। तो फैटी एसिड क्या होंगे, सबसे पहले एक कंपोनेंट, एक फैट का क्या होगा फैटी एसिड, दूसरा क्या होगा लिपिड जो कि ग्लिसरॉल मोस्ट ऑफ द केसेस में। दोनों के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ऑयल्स एंड फैट्स के बारे में। फैटी एसिड क्या होता है गाइस, फैटी एसिड होते हैं लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन की बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं प्रेजेंट, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और वो प्रेजेंट होंगी एक खास चेन, खास फंक्शनल ग्रुप के साथ, जो कि है COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक वाला फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा ऑन द R ग्रुप, दैट इज वेरिएबल चेन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक पाल्मिटिक एसिड एक फैटी एसिड है जिसमें 16 कार्बन है, इंक्लूडिंग ये वाला कार्बन जो किसमें है, हाइड्रोक्सिलिक फंक्शन कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप में प्रेजेंट है, 16 कार्बन का ये। दूसरा होता है आर्किडोनिक एसिड जो कि है 20 कार्बन, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, आपके नीट के एग्जाम में भी आए हैं 2021 में, तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए पाल्मिटिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड, और उनमें कितने कितने कार्बन होते हैं। ये दोनों क्या है, फैटी एसिड्स है गाइस। अब यहाँ पर फैटी एसिड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मतलब उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड्स वगैरह नहीं होगा एक बीच के सारे बॉन्ड्स सिंगल यहाँ पर होंगे, तो नो डबल बॉन्ड्स। अगर हम एग्जांपल लें तो 12 कार्बन वाला लोरिक एसिड एंड हमारा जो 16 कार्बन वाला पाल्मिटिक एसिड अभी हमने पढ़ा था, वो इसका बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं अब जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो डबल बॉन्ड्स, एक या बहुत सारे डबल बॉन्ड्स वाले फैटी एसिड्स हैं, उसे हम बोल रहे हैं गाइस डी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स का प्रेजेंट होगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है आर्किडोनिक 20 कार्बन वाला जो कि हमने अभी पढ़ा, वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। गाइस सिंपल लिपिड जो हमने जैसे कि बात किया, जो कि ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है और सिंपल लिपिड भी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड। उसमें क्या होता है गाइस, उसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, मतलब एक प्रोपेन में 3 हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स चिपका दिए गए हैं, तो ट्राई हाइड्रोक्सी मिल गया है हमें। अब इसी के साथ अटैच होंगी हमारी लंबी लंबी फैटी एसिड्स और हमें देंगी हमारे लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या होंगे, बहुत सारे फैटी एसिड्स क्या है, फैटी एसिड्स एस्टरीफाई होंगे ग्लिसरॉल से, और ग्लिसरॉल से एस्टरीफाई करके हमको क्या देंगी, एक हुआ अगर फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ चिपका मोनोग्लिसराइड दे देगा, दो हमारे फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ चिपके डाइग्लिसराइड मिल जाएगा, 3 फैटी एसिड अगर ग्लिसरॉल के साथ चिपके तो ट्राइग्लिसराइड मिल जाएगा। अब इन दोनों के बीच में लिंकेजेस कौन सी होते हैं, इनके बीच में गाइस होती है एस्टर लिंकेजेस। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बीच में एस्टर लिंकेज मिलने से हमें मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड मिल सकते हैं। कैसे, जैसे कि ये है हमारा ग्लिसरॉल यहाँ पर प्रेजेंट, तो यहाँ पर हमारा जो ग्लिसरॉल है उसके पास आया एक वेरिएबल चेन, दैट इज हमारा एक फैटी एसिड आया। उस फैटी एसिड के पास, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ पर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ वाटर और एक एस्टर बॉन्ड बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर एस्टरिफिकेशन दैट इज एस्टर बॉन्ड बन गया और हमें मिल गया, बिकॉज एक यहाँ पर फैटी एसिड चिपका है ग्लिसरॉल से, मोनोग्लिसराइड। बट अगर यहाँ पर भी एक और ऐसा ही लग जाता और यहाँ पर भी एक और ऐसे ही लग जाता तो डाइग्लिसराइड या फिर ट्राइग्लिसराइड हमें मिल सकता था। तो ये हो गए हमारे फैटी एसिड लिपिड्स के बारे में एक बहुत ज्यादा बेसिक सा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो गाइस यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की, जो कि आया था आपके नीट के 2022 के पेपर में। तो जो ऑयल है मोस्टली बहुत ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसी वजह से वो लिक्विड या फिर ऑयल ही रहते हैं विंटर्स में। जो विंटर्स में रूम टेम्परेचर होता है वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे कि हमारे घी वगैरह फ्रीज कर जाते हैं क्योंकि वो होते हैं फैट्स। बट जैसे कि जिन जेली ऑयल आपके एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में, उसको याद भी कर लेना क्योंकि अगर नीट के पेपर में सीधा आ गया तो वो क्या है, वो ऑयल्स हैं। इसी वजह से जिन जेली ऑयल विंटर में भी रूम टेम्परेचर पे ऑयल दैट इज लिक्विड ही रहने वाला है।
तो इसी के साथ हम बात करते हैं अब फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। फॉस्फोलिपिड्स क्या है? फॉस्फोलिपिड्स कुछ खास दैट इज स्पेशल लिपिड्स हैं जहां पर खास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर दे वुड हैव फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो हमें पता है जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है जहां पर डबल मेम्ब्रेन होता है, तो वो फॉस्फोलिपिड्स का ही होता है। जो हमने ऐसे 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 स्ट्रक्चर देखे हुए हैं ना, एक सेकंड में आपके लिए बना दूं वो स्ट्रक्चर्स। तो जो स्ट्रक्चर हम हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में ऐसे ऐसे वाले देखते हैं, वो ये फॉस्फोलिपिड्स ही है गाइस। जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो होगा ग्लिसरॉल वाला पोलर पार्ट। जो लंबी लंबी टेल्स होंगी ये होंगी हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड की लॉन्ग चेन्स। तो ये हो गया फॉस्फेट, और यहीं पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप भी इसके साथ अटैच होगा। अगर हम स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें, एक एग्जाम्पल जो फॉस्फोलिपिड का दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है लेसिथिन। तो लेसिथिन एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है। वहां पर हमने एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जैसे हमने देखा था डाइग्लिसराइड बना था, तो एक डाइग्लिसराइड ही यहाँ पर बना हुआ है। जस्ट जो थर्ड ग्लिसरॉल का कार्बन है उसके साथ आकर एक खास फॉस्फेट ग्रुप और एक खास वेरिएबल ग्रुप दैट इज आर ग्रुप लग गया है। तो ये हमारा फॉस्फोलिपिड दैट इज लेसिथिन हो गया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस स्पेशल फॉस्फेट ग्रुप। आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ हमारे बायोमोलिक्यूल्स पे, जो कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स हैं जो हमें न्यूक्लिक एसिड्स देंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स क्या है? इनके अंदर गाइस हमारे जो बॉडी में जितने भी न्यूक्लियोटाइड साइड्स प्रेजेंट हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बेसिक 5 नाइट्रोजन बेस। 5 नाइट्रोजन बेस कौन से हैं? हम एडेनिन एंड गुआनिन जो कि है एक टाइप के प्यूरिन्स, एंड साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल जो कि है पिरामिडन्स। दैट इज डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड में होगा थायमिन प्रेजेंट एंड आरएनए में प्रेजेंट होगा यूरेसिल प्रेजेंट, बाकी सब कुछ बाकी दोनों में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कैसे सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है न्यूक्लिक एसिड की फ्रॉम दिस सिंगल बेस, तो नाइट्रोजन बेस के ऊपर आकर अगर हमारा लग गया शुगर, कौन सा? या तो राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर, वो हमें क्या दे देगा? न्यूक्लियोसाइड दे देगा। अब जो न्यूक्लियोसाइड हमें मिल गए हैं उस न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया तो हमें न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीमर्स बनाते हैं गाइस, तभी हमें न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए एंड आरएनए मिलता है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया? नाइट्रोजन बेस हो गया जो कि है एडेनिन, जो है प्यूरिन। अगर उसका हमने अटैच कर दिया एक राइबोस शुगर के साथ तो हमें मिल गया एक न्यूक्लियोसाइड जो कि है एडिनोसिन, और उसको हमने अगर अटैच कर दिया विद अ फॉस्फेट ग्रुप तो उसने हमें क्या दे दिया? एक न्यूक्लियोटाइड जो कि है एडेनाइलिक एसिड। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है। अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो कंटेन करेंगे क्या? अगर किया उसने डीऑक्सीराइबोस शुगर, मतलब ये वाला जो शुगर आकर लगा था उसमें यहाँ पर अगर OH प्रेजेंट है तो वो हो गया राइबोस शुगर। अगर ये OH की जगह HH प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर गाइस हमें मिल जाएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर जो कि प्रेजेंट होता है डीएनए में। तो यहाँ पर हमें डीएनए मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर राइबोस शुगर जैसे कि ये वाली शुगर थी यही अटैच हुई तो हमें मिल जाएगा हमारा आरएनए। तो ये 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट पूरा कवर कर दिया है। अब हम आ गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम मोनोमर से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट अबंडेंट हमारा जो सेल का कंटेंट है नेचर में जो प्रेजेंट है वो ये कार्बोहाइड्रेट्स होती है। जो 2 बेसिक मोनोमर वाले कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर्स हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं वो है ग्लूकोज एंड राइबोस। तो गाइस यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं बनाने को नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पर, बट मैंने स्टेप वाइज स्ट्रक्चर्स बनाए हुए जो एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड वाला बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर मैंने दिया था। तो अगर यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा हो तो वहां पर आप जाकर एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड वाला जो लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स का उसके अंदर स्टेप वाइज कैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं ग्लूकोज के वो अच्छे से देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज एंड राइबोस जो क्या है? हमारे शुगर्स हैं गाइस, ठीक है। और यही जो मोनोमर स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर आपस में ऐसे ऐसे बॉन्ड्स बनकर बहुत सारे हमें पॉलीमर्स मिलेंगे जिसे हम पॉलीसेकेराइड्स बोल रहे हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या हो गए? पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, पॉलीमर्स ऑफ शुगर्स। तो पॉलीमर्स ऑफ मिनिमम कम से कम 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स यहाँ पर आ जाने चाहिए, ठीक है। जो होमोपॉलीमर होंगे ऑब्वियसली उसमें एक ही तरह की शुगर बार बार रिपीट होंगे। जैसे कि ग्लूकोज को अगर हम बार बार रिपीट करें तो हमें मिल सकता है स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन या फिर सेलुलोज। अगर हम सेलुलोज की बात करें तो एक बहुत ही ज्यादा रिजिड एंड इनसॉल्युबल है जो कि सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स में मिलता है। तो सेलुलोज का कैरेक्टरिस्टिक हो गया ये।
प्रोटिस्ट फंजाई वगैरह वगैरह में मिल सकता है। और जो सेलुलोज का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनते हैं। इसी वजह से इसके स्ट्रक्चर में आकर आयोडीन फंसता नहीं है, इसी वजह से जो आयोडीन टेस्ट है वो उसको नेगेटिवली देता है। ऑन द अदर हैंड स्टार्च बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो कि है एक अनदर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देने की वजह से जब आयोडीन उसके अंदर डाला जाता है तो उसके स्ट्रक्चर में फंस जाता है वो, और उसकी स्ट्रक्चर में फंसने की वजह से वो पॉजिटिव टेस्ट फॉर आयोडीन देता है। इसी वजह से जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो हम डिटेक्शन कर पाते हैं किसका, स्टार्च का। इसी वजह से पोटैटो के साथ आयोडीन क्या देता है, ब्लू कलर देता है। ये क्या करेगा, स्टोरेज है एनर्जी का हमारे प्लांट्स में, और ये होल्ड करेगा आयोडीन को, इसी वजह से पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। अब हम आ गए ग्लाइकोजन पे गाइस। तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज अनदर ग्लूकोज पॉलीमर जिसके अंदर ऑब्वियसली बार बार ग्लूकोज रिपीट होता है। बट यहाँ पर एक खास चीज है, यहाँ पर खास चीज क्या है कि स्ट्रेट पॉलीमर नहीं है, ये एक ब्रांच पॉलीमर, मतलब यहाँ पर ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ब्रांच वाले पॉलीमर पॉलीसेकेराइड का अगर आपको एग्जांपल आ जाए तो आप एग्जांपल देंगे ग्लाइकोजन का। तो अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखेंगे ग्लाइकोजन आखिरकार कैसा दिखता है, तो एक तो स्ट्रेट चेन है। ये स्ट्रेट चेन कौन सा पार्ट है, स्ट्रेट चेन है ये वाला पार्ट गाइस। ऑन द अदर हैंड ये वाला जो पार्ट है, जो कि एक ब्रांच निकल रहा है, वो है ये वाला पार्ट, और ये वाला जो कनेक्शन है ये वाला है ये वाला पार्ट। तो ये जो अटैचमेंट, जो बॉन्ड्स बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, और आपको अच्छे से याद भी रखना है क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में बहुत आराम से आएगा। तो बिटवीन अ लीनियर चेन, दैट इज इसके बीच में जितनी भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बनेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस क्या है, मोनोमर दैट इज मोनोसेक्राइड जब आपस में अटैच होकर पॉलीसेक्राइड देती हैं, तो जो दो मोनोसेक्राइड को अटैच करने वाला बॉन्ड है वो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस चेन के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, या फिर इस चेन में भी जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी टिल यहां तक बस, वो होगी एक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब यहाँ पर OH नीचे की तरफ प्रेजेंट है और फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में लिंकेज हो रही है। तो ऑब्वियसली देख पा रहे हैं ऑक्सीजन नीचे की तरफ प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर फोर्थ कार्बन एंड फर्स्ट कार्बन डिफरेंट मोनोमर्स का, डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स का यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ये हो गई बात इस चेन की। अब यहाँ पर एक कनेक्शन होगा, कहां पर होगा गाइस वो कनेक्शन, वो होगा इस वाले पार्ट पे, इन दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में, इन दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में, इन दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में, दैट इज जहां जहां ब्रांचिंग है। तो जहां जहां ब्रांचिंग है ऑब्वियसली वहां पर अलग जगह पर बनाना पड़ेगा ना हमें हमारा जो बॉन्ड, यहाँ पर होगी सिक्स्थ कार्बन के ऊपर। तो फिर फोर्थ कार्बन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो ऊपर जो सिक्स्थ कार्बन प्रेजेंट है उस सिक्स्थ कार्बन और ऊपर वाली चेन के फर्स्ट कार्बन के बीच में एक अल्फा 1, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो OH ग्रुप है वो ऊपर प्रेजेंट है, तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ब्रांचिंग में प्रेजेंट है, मतलब ब्लू वाले पार्ट में प्रेजेंट है बस। तो आई होप ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको बहुत डिटेल एंड स्टेप वाइज मैनर में देखना है तो ऊपर जो आई बटन में मैंने बताया था मेरा NCERT सिंप्लीफाइड वाला बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर, वो आप देख सकते हैं। अब हमने होमोपॉलीमर तो पढ़ लिए जहां पर ग्लूकोज ही बार बार रिपीट करके हमें स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन दे रहा था, बट हेटेरोपॉलीमर्स भी होते हैं जहां पर अलग अलग टाइप के मोनोसेक्राइड्स आकर हमें क्या देंगे, पॉलीसेक्राइड देंगे, जिसका एग्जांपल है गाइस काइटिन। काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट नेचुरल होमोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर हेटेरोपॉलीमर सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर होता है, एंड यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा टाइप के मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होंगे, 2 या 2 से ज्यादा टाइप के मोनोसेक्राइड। एक सेकंड गाइस। तो यहाँ पर इन केस ऑफ काइटिन क्या प्रेजेंट होगा, इन केस ऑफ हेटेरोपॉलीमर्स क्या प्रेजेंट होगा गाइस, 2 या 2 से ज्यादा टाइप के मोनोसेक्राइड्स आकर इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि एग्जांपल है काइटिन एंड पेक्टिन। जो काइटिन है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, क्योंकि हमें पता है जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है आर्थ्रोपोडा, उसका जो एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर वाला कवरिंग है उसके अंदर ये काइटिन प्रेजेंट होता है। फंजाई के सेल में काइटिन प्रेजेंट होता है, तो बहुत जगह प्रेजेंट होता है। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स पे हमारा नीट 20 में हमारे इसके ऊपर PYQ भी आया हुआ है। तो ये वाला पार्ट हो गया गाइस हमारे पॉलीसेक्राइड्स का। अब आ गए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो आपके NCERT में कहीं बीच में दिया हुआ है, जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच में हम एक बहुत अच्छा खासा डिफरेंस देखने वाले हैं, जो कि है कुछ चीजें आप लेते हैं, जैसे आप दुकान गए और आपको मिला
आपने एक चीज खरीदी जो था एक शैम्पू, आप शैम्पू यूज करते हो बट आप सोप यूज नहीं करते, आप यूज करते हो बॉडी वॉश। तो आपको उस शैम्पू के साथ एक साबुन फ्री आ गया, आप तो लेने गए थे उस शैम्पू को आप यूटिलाइज करोगे, बट जो साथ में साबुन आ गया उसका कोई फायदा आपको नहीं है, उसका कोई भी नॉन फंक्शन आपको नहीं है। बट लेट्स से कि आपका कोई भाई बहन साबुन यूज करता है तो आपने दे दिया उसको और उसने उसको यूटिलाइज कर दिया। तो यही है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पर जो नॉन फंक्शन है जिस चीज का, जो मैन्युफैक्चर होती है, जो सेल ग्रोथ में, जो रिप्रोडक्शन में यूज होता है, जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बायोकेमिकल्स, वो बायोमोलिक्यूल्स, वो हो गए हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेल उसे यूटिलाइज करने के लिए खुद के लिए ही बना रही है, बट कुछ चीजें साथ साथ बन जाती है जिनका नॉन फंक्शन उस पर्टिकुलर सेल में नहीं है, वो होंगे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में बन तो गए बट उसका कोई नॉन फंक्शन नहीं है, उसको हम निकाल कर, जैसे कि मोस्टली ऐसा प्लांट्स में होता है, रेजिन वगैरह बनते हैं तो उसको हम निकाल कर यूज कर सकते हैं, या फिर उसके इकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं, बट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसने उसको प्रोड्यूस किया, जैसे कि प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्ट वगैरह उसको प्रोड्यूस करते हैं, एल्गा वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर उसका कोई भी नॉन फंक्शन नहीं होता है। यही डिफरेंस होता है गाइज मेजरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हो गए? मेटाबोलाइट्स सबसे पहले क्या हो गए? मेटाबोलाइट्स वो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में अपना रोल प्ले करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट जैसे कि हमने डिस्कस किया डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल ग्रोथ में या फिर नॉर्मल रिप्रोडक्शन वगैरह में, वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं गाइस, वो प्लांट फंगल सेल्स वगैरह में बनते हैं, उसको निकालकर हम यूज कर सकते हैं, या फिर उसके इकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं, बट खुद उस सेल में उसका नॉट डायरेक्ट रोल या फिर फंक्शन हमें पता होता है। अब यहाँ पर पीवाईक्यू कहाँ से आए हुए हैं और आपको क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है नीट में, वो है गाइस ये जो एनसीईआरटी की टेबल है उससे। तो यहाँ पर बहुत सारे पीवाईक्यूज आए भी हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उसको डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है। यहाँ पर आपको हर एक सिंगल सेकेंडरी मेटाबोलाइट का नाम भी याद करना है और वो किस कैटेगरी से इन्वॉल्व और वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है वो भी आपको अच्छे से याद करना है। जैसे कि पिगमेंट्स में कैरोटेनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स वगैरह मिल रहे हैं, एल्कानॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन मिल रहा है हमें, ट्रेपेनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स मिल रहे हैं, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल वगैरह मिल रहा है। ये सब कुछ आपको अच्छे से एक एक चीज याद करना है क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा हाई चांस है आपको अपने नीट में क्वेश्चन आना। तो गाइस इसी के साथ हमने जो आज का सेशन है बायोमोलिक्यूल्स उसको सम अप कर लिया है। काफी आई थिंक अच्छे खासे टाइम में हमने एक इतना बड़ा और भयानक चैप्टर जिसे सभी बच्चे डरते हैं उसको कवर कर लिया है। तो आई होप ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे, जैसे कि जो 9 नंबर का राज चल रहा है वो हमें क्लियर होगा किस दिन, वो होगा हमें 10 दिसंबर को क्लियर। तो 10 दिसंबर को 7 PM पे आपको ज्वाइन कर लेना है अनअकैडमी नीट पे, जो प्रतिष्ठा इवेंट है उसको। अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले अनअकैडमी नीट में अभी जाओ और क्या करना, जो लाइव सेक्शन में प्रतिष्ठा इवेंट का लाइव लगा हुआ है उसमें नोटिफाई मी का जो बटन है उसको हिट कर देना, ताकि जब इवेंट लाइव हो ताकि तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से और आप उसको ज्वाइन कर पाए। मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन करें, हमें पता चलने वाला है कि 9 नंबर क्या है। तो एक साथ जानेंगे हम लोग 9 नंबर क्या है। तो उसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करें तो जो फिनिक्स ऑल स्टार बैच है जो बहुत ज्यादा नॉमिनल प्राइस वाला बैच है 2999 का, वो आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच है जो कि बहुत अर्ली एज में अगर आपको कॉम्पिटिशन का प्रिपेयर करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड है 1018। तो अगर आप कोई भी अनअकैडमी से बैच प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड जो है 1018 यूज कर सकते हैं, TAN18 वाला 1018। तो इसी के साथ हम जो आज का सेशन है उसको सम अप करते हैं गाइस, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा इस वाले सेशन को लाइक एंड शेयर। जो नीट मार्वल्स का चैनल है उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना होगा। जो नीचे टेलीग्राम का लिंक पड़ा है उसको ज्वाइन कर लेना, बिकॉज ये इतनी मेहनत से बनाए हुए माइंड मैप्स हैं वो मैं वहीं पे सेंड करने वाली हूँ। तो मेक श्योर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन कर ले, ताकि आपको PDF मिल जाए, आप बहुत आसानी से रिविजन कर पाए, आपको कोई दिक्कत ना आए, बायोमोलिक्यूल्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी के साथ हम आज का सेशन सम अप करते हैं गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन डेफिनेटली। टिल देन बाय बाय।